तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। पहले हम लोग प्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे। प्रोडक्शन वाला पार्ट करने के बाद उसके एमसीक्यू करने वाले हैं। लास्ट टाइम एमसीक्यू कम हो गया था क्योंकि कंसेप्ट ही बहुत खिंच गया था। ठीक है, इसमें आपका दो यूनिट है, एक प्रोडक्शन और एक कॉस्ट का, तो आज जल्दी हो जाएगा। तो एमसीक्यू कराऊंगा पहले। तो पहले हम सबसे पहले आ रहे हैं हमारा प्रोडक्शन के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम जानेंगे, इसका रिवीजन है क्योंकि ये, और आप लोगों ने मेरे साथ ध्यान से आराम से समझना है। जब देखो मेरी तरफ देखना है सबने, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग एक प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। किसके व्यू से बात कर रहे हैं हम लोग? प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अब मान लो एक प्रोड्यूसर ने एक सामान बनाया, मान लो सपोज ये सामान बनाया, तो ये जो सामान बनाया प्रोड्यूसर ने, इस सामान के अंदर उसने क्या डाला? तो आप बोलोगे सर इस सामान के अंदर उसने यूटिलिटी डाला। क्या डाला? यूटिलिटी, ताकि जब कोई कंज्यूमर उसको कंज्यूम करे तो उससे उसको क्या मिले? सेटिस्फैक्शन मिले। सेटिस्फैक्शन का मतलब ही यूटिलिटी होता है। तो अर्थात अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं कि प्रोडक्शन क्या है, तो प्रोडक्शन को हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ यूटिलिटी। कि प्रोडक्शन क्या है कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज तैयार हो रही है, उसमें जब क्या यूटिलिटी डाली जा रही है, मतलब एक सेटिस्फैक्शन डाली जा रही है, तो उसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तो प्रोडक्शन इज नथिंग बट, प्रोडक्शन को बोला हम डिफाइन कर सकते हैं क्रिएशन या एडिशन ऑफ यूटिलिटी, मेकिंग ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज। तो जब हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं या जब कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जब उस गुड्स के अंदर या उस सर्विस के अंदर जब मैं यूटिलिटी प्रोवाइड करा रहा हूं, मतलब ताकि कंज्यूमर यूज करे तो उसे सेटिस्फैक्शन हो, है ना, तो उसके अंदर जो यूटिलिटी मैं प्रोवाइड करा रहा हूं वही हमारा क्या कहलाता है मेरे बच्चों? प्रोडक्शन कहलाता है। अब प्रोडक्शन के मेथड्स अलग अलग है। बोला सर्टेन ऑफ यूटिलिटी। अब इसका देखो क्या क्या प्रोडक्शन के मेथड है। फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म का मतलब क्या? जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, रॉ मटेरियल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, तो ये क्या हो गया? फॉर्म यूटिलिटी, है ना। यूटिलिटी का फॉर्म क्या हो गया? चेंज हो गया। पहले वो रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल को मैंने जब क्या किया? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, रॉ मटेरियल को जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी, क्योंकि फॉर्म चेंज हो गया। पहले रॉ मटेरियल था, अब फिनिश गुड्स बन गया। प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? चेंजिंग द प्लेस ऑफ रिसोर्सेज from the place where they are of little or no use to another place where they are of greater use। ध्यान से समझना, प्लेस यूटिलिटी क्या है। अब प्लेस यूटिलिटी का मान लो, आपको पता है जो नदियों के किनारे में या समुद्र के किनारों में जो रेत होती है, क्या रेत की वहां पे कोई जरूरत है नदियों के किनारे में? तो आप कहोगे सर वहां तो कोई जरूरत नहीं होती है। तो वहां पे रेत की कोई जरूरत नहीं है नदियों के किनारे। अगर मैं रिवर साइड में बात करूं, तो रिवर साइड की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे हमारी सैंड की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इस सैंड को उस रिवर साइड के उठाकर कहां ले जा रहे हैं? वहां पे ले जा रहे हैं। कहां पे? जहां पे मान लो घर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, जहां पे इसकी क्या ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम प्लेस यूटिलिटी। ऐसे ही मान लो जैसे कोयले की खदान होती है ना, जहां से कोयला निकाला जा रहा है, आप लोगों को पता है एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है कोयला, तो वहां पे उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो कोयले को, कोल को उस जगह से ले जाकर उन जगहों पर जब उसको ट्रांसफर कर दिया जा रहा है जहां पे उसकी ज्यादा जरूरत है, मान लो यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज तक पहुंचाया जा रहा है इस कोयले को जहां पे इस कोल की ज्यादा जरूरत है, तो उसको भी हम कहेंगे प्लेस यूटिलिटी। तो प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? रिसोर्स का प्लेस को चेंज करना। ऐसी जगह से जहां पे उसका इस्तेमाल नहीं होता है या कम होता है, वहां से उठाकर ऐसी जगह पे ले जाना जहां पे उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है सैंड फ्रॉम रिवर्स टू हाउसेस, ठीक है, रिमूवल ऑफ कोल, ये सारे इसके एग्जांपल है। टाइम यूटिलिटी क्या होता है? मेकिंग अवेलेबल मटेरियल एट टाइम्स व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल। अब मान लो टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब आपको रॉ मटेरियल, है ना, या अवेलेबल मटेरियल, जो भी जरूरी नहीं कि रॉ मटेरियल हो, अगर आपको अवेलेबल मटेरियल, ठीक है, जो नॉर्मली नहीं मिलती है बट जब आपको जरूरत है, अगर उस टाइम वो चीज मिल गई, जैसे गांव इलाकों में मान लो विलेज एरिया में आपको पता है कई सारे ऐसे मटेरियल है जो आपको आसानी से नहीं मिलती है। अब मान लो अगर वो मटेरियल अगर आपको आसानी से मिल जाती है विलेज में, वो मटेरियल, ठीक है ना, मेकिंग अवेलेबल मटेरियल एट टाइम, जब उसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, अगर ज्यादा जरूरत पड़ने पर विलेज पे मान लो वो मटेरियल आपको प्राप्त तो हो जाता है, तो उसको कहेंगे टाइम यूटिलिटी। मतलब टाइम के अनुसार जब जरूरत पड़े वो मटेरियल अगर अवेलेबल हो तो उसको कहते हैं टाइम यूटिलिटी। पर्सनल यूटिलिटी का मतलब अपना स्किल का इस्तेमाल करना। पर्सनल यूटिलिटी मतलब अपना स्किल इस्तेमाल करना, ठीक है। और अपना स्किल आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, है ना। आप देखते हो कि मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े एंटरप्रेनर हैं जो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं।
है ना, वो पर्सनल यूटिलिटी कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर क्या करते हैं, मार्चेंट्स क्या करते हैं, अपना स्किल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जो ऑर्गेनाइजर, जैसे इवेंट ऑर्गेनाइजर ले लो, अब उसने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो अपना स्किल का इस्तेमाल करेगा कि भैया कौन सा चीज कहां पे सेट होना चाहिए ताकि प्रोग्राम जो सुपर हिट हो जाए। जो मार्चेंट्स है वो अपना बिजनेस ऐसा करना चाहते हैं कि अपना दिमाग ऐसा यूटिलाइज करे कि जहां पे उनका ज्यादा से ज्यादा सामान बिके, है ना, ज्यादा से ज्यादा उनका प्रॉफिट हो। तो ये सारे थे बच्चों हमारे मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बहुत आराम से मैंने आपको समझाया, कुछ भी नहीं थे, बहुत ही सिंपल था ये। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब हमें पता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़ाई है ऑलरेडी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या मतलब कि कोई भी अगर मैं एक चीज को बनाता हूं और इस चीज को बनाने के लिए जिन चीजों की मुझे जरूरत है वो कहलाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सपोज ये चीज मैं बना रहा हूं, मान लो कोई भी एक मटेरियल है, कोई भी गुड्स है, इसको बनाने के लिए मुझे लैंड चाहिए, ठीक है, मुझे लेबर की जरूरत है, मुझे मशीन्स की मतलब कैपिटल की जरूरत है ना, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है। ये सारी चार जो हैं, ये चार हमारे क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं मेरे बच्चों। लैंड को इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है, लैंड को इकोनॉमिक्स में कहा जाता है क्या, नॉट मीन सॉइल और अर्थ सरफेस अलोन। लैंड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है जहां जमीन पर आप रह रहे हो। अगर मैं लैंड की बात करूं, लैंड डज नॉट मीन ओनली द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, बट इट इंक्लूड्स ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, चाहे लाइटनिंग, हीटिंग, माइंस, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये सारा मिलाकर लैंड होता है। लैंड का मतलब अगर इकोनॉमिक्स में हम बात करें, ठीक है, जियोग्राफी में अगर मैं लैंड की बात करूं तो जियोग्राफी में उसकी परिभाषा अलग है ना। जियोग्राफी में हम उसको लेयर वाइज गिनते हैं, आपने पढ़ा होगा, अलग अलग लेयर होता है, ट्रोपोस्फियर, फिर वो नीफा, आप मुझे याद नहीं आ रहा है बट हाँ था, मतलब 11th-12th में ज्योग्राफी में। तो वो चीज अलग अलग, जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाते हैं वैसे वैसे लेयर का विभाजित हो जाता है। बट अगर इकोनॉमिक्स में बात करें तो इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब नॉट ओनली द अपर सरफेस या अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ, बट इसका मतलब होता है जितने भी नेचुरल रिसोर्स जो उसके ऊपर निर्भर है, चाहे पानी है, चाहे हवा है, चाहे लाइटिंग है, ये सारे लैंड के ही पार्ट माने जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर एक एमसीक्यू पूछा जाता है। लेबर क्या है, लेबर मतलब मैं मजदूर, मैं काम कर रहा हूं, इस चीज को बनाने में मैंने अपना योगदान दिया, तो मैं अपना क्या कर रहा हूं, मेंटल एफर्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं, दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हूं, फिजिकली अपनी बॉडी का भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, तो लेबर क्या है, फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में जो कोई भी चीज अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन में जो एक इंसान अपना फिजिकल मतलब बॉडी, मेंटल मतलब अपना जो दिमाग, दोनों का जो इस्तेमाल कर रहा है वो कहलाएगा हमारा लेबर। कैपिटल क्या होता है बच्चों, कैपिटल इज मैन मेड मटेरियल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कैपिटल कंसिस्ट दैट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो कैपिटल का मतलब यहाँ पे मशीन, ठीक है, और ये क्या है, मैन मेड मटेरियल है। मशीन कौन बनाता है, इंसानी तो बनाता है। ठीक है, कैपिटल आज अपने आपकी मशीन इतनी है, मान लो 2 मशीन है, आपने 2 मशीन बनाई है आज के डेट में, तो ये आपका क्या स्टॉक कंसेप्ट है, आपका ये क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है बच्चों। ठीक है, तो ये भी जो हमारा जो स्टॉक कंसेप्ट है, ये मशीन, ये भी हमारा कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रोडक्शन में मदद करता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हाँ, मदद करता है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो हमारा कैपिटल जो मैंने बोला, मशीन जो हमारी कैपिटल है, अगर मैं बोलूं कि अरे मेरे पास मशीन है, मेरे पास प्रोडक्शन करने के लिए 2 मशीन है, तो मेरी वेल्थ क्या है, यही मेरी वेल्थ कहलाएगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी कैपिटल हैं, जितने भी कैपिटल होते हैं, मशीन होते हैं, वो हमारी संपत्ति है, क्योंकि उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उससे हम फर्दर प्रोडक्शन कह सकते हैं। तो ऑल कैपिटल, जितने भी कैपिटल हैं, वो हमारी क्या होती है मेरे बच्चों, वेल्थ होता है। ध्यान रखना, जितने भी कैपिटल होते हैं, ऑल कैपिटल्स आर आवर वेल्थ, क्योंकि उस कैपिटल से अर्थात उस मशीन से हम फर्दर प्रोडक्शन में मदद कर सकते हैं। तो पैसा तो आ रहा है ना। उसके बाद अगर मैं वेल्थ की बात करूं, बट ऑल वेल्थ आर नॉट कैपिटल, वेल्थ को हम कैपिटल नहीं कह सकते, क्योंकि वेल्थ किससे बनता है, वेल्थ हमारा 2 चीजों को मिलकर बनता है, कैपिटल प्लस इसके साथ साथ जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा, इन दोनों को मिलाकर हमारा वेल्थ बनता है। ठीक है, तो कैपिटल वेल्थ हो सकता है, बट वेल्थ कैपिटल नहीं हो सकता है। वेल्थ का डेफिनेशन ही है कैपिटल जो मशीन है, इंक्लूडिंग नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन। जब कैपिटल फॉर्मेशन किसको कहते हैं, जब आपकी मशीन की संख्या, आज की डेट में आपके पास 2 मशीन है, कल ये मशीन की संख्या आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो एडिशन इन स्टॉक,
आपके पास मैंने कहा 2 मशीन्स थी, तो ये आपका स्टॉक हो गया, है ना। अब आपने 1 साल के बाद इसमें और एक मशीन को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आपका क्या कहलाएगा, ये एडिशन टू स्टॉक। तो एडिशन टू स्टॉक को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ये सारा चीज मैंने बता दिया। एंटरप्रेन्योरशिप आपको पता है क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप होता है जो एक एंटरप्रेन्योर को, एक बिजनेस को मेंटेन करता है ना। द एंटरप्रेन्योर ओन एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो बिजनेस को चलाता है, जो नए नए आइडियाज लाता है, जो रिस्क लेता है, जो डिसीजन ले सकता है। ठीक है, और वो कौन होता है, वो कोई नहीं बल्कि मैनेजर होता है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है बिजनेस स्टडीज में, है ना। क्योंकि जो मैनेजर होता है, ठीक है, एक बिजनेस के अंदर, एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, वही मैनेजर क्या होता है, रिस्क टेकर होता है। वो इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं, नए नए आइडियाज लाते हैं, किस तरीके से चीज को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, तो मैनेजर जो होता है वही आपका एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, वो आपका ऑर्गेनाइजर भी है, रिस्क टेकर भी है, वो आपका नए नए आइडियाज भी लाता है, वो डिसीजन टेकिंग भी करता है। तो ये सारी चीज हमारे इसके अंदर आ गई। ठीक है बच्चों, अब मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। बोला प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग क्या है, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, सिंपली एक रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। अब मैंने क्या कहा, मैं अगर ये बना रहा हूं मार्कर, तो इस मार्कर को बनाने के लिए मुझे लैंड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, लेबर की जरूरत पड़ेगी, मुझे मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये जितने भी लैंड, लेबर, मशीन्स की मैंने बात करी, कैपिटल की बात करी है, दीज ऑल आर माई इनपुट्स। ये मेरे क्या इनपुट्स है। तो जब मैं इन सबको इनपुट को लगाऊंगा, तब जाके ये फाइनल में मुझे क्या मिलेगा, ये मार्कर बनेगा। तो ये मार्कर क्या हो गया, मेरा आउटपुट। तो प्रोडक्शन क्या हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन हो गया मेरा इनपुट और आउटपुट के बीच में। एम आई राइट। तो सिंपली ध्यान रखना कि इनपुट और आउटपुट्स के बीच में जो रिलेशन है, दैट इज नथिंग बट डिफाइंड एज प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये प्रोडक्शन फंक्शन 2 टाइप के हो सकते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। एक है शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन और एक लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, ठीक है, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में, ठीक है, हमारा कम से कम एक फैक्टर फिक्स्ड होता है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था हमने, जैसे मैंने पढ़ा लैंड, मैंने यहाँ पे लेबर, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, हमने 4 पढ़ा। बट हम सिर्फ 2 ही को लेके चलेंगे। हम क्या लेके चलेंगे, एक लैंड को लेके चल रहे हैं और एक लेबर को लेकर चल रहे हैं। अब शॉर्ट रन की मैं बात कर रहा हूं, मैं अब यहां पे बात कर रहा हूं शॉर्ट रन की। ठीक है, तो गौरव मुझे दिख रहा है, तो मैं गौरव की बात कर रहा हूं। अब गौरव क्या है, ध्यान से सुनना, जो अभी एग्जांपल दे रहा हूं जबरदस्त एग्जांपल है। गौरव, गौरव से पढ़ाई नहीं हो रही है, मजाक कर रहा हूं। अब मान लो गौरव के फादर ने बोला कि, गौरव ने बोला कि वो ना, अभी उसका मतलब 6 महीना उसका ब्रेक चल रहा है, 6 मंथ उसका ब्रेक चल रहा है। 6 मंथ्स वो ब्रेक में, कुछ काम नहीं है उसके पास। मान लो उसने क्या किया, 6 महीने ब्रेक में उसने सोचा कि मैं ना अपने घर के पास, मेरी थोड़ी मतलब आंगन में थोड़ी सी जमीन है, लैंड है, तो मैं यहाँ पे वाटर प्लांट खोल लूं। क्या खोल लूं, वाटर प्लांट का बिजनेस कर लें। वो करते हैं ना बिस्लेरी का बोतल भर के और मार्केट में बेचते हैं, पता होगा आप लोगों को। तो उसने क्या किया, 6 महीने के लिए एक मशीन इंस्टॉल करी अपने घर में। उसने एक वाटर प्लांट जो मशीनरी है वो इंस्टॉल करी, और वो 6 महीने के लिए यहाँ पे काम चल रहा है। ठीक है, 6 महीने के लिए यहाँ पे काम चल रहा है। ठीक है, उसके पास जमीन है, ठीक है, और उसके पास एक मशीन है, उस मशीन से अपना काम चल रहा है। अब अचानक उसको सचिन एक आइडिया देता है। सचिन कहता है गौरव को, क्या कहता है, ध्यान से समझो। सचिन गौरव को कहता है कि गौरव भाई एक काम कर, मेरे बिहार में ना छपड़ा में बहुत बड़ी जमीन है, तो एक काम कर, तू इसको छोड़ दे और ये छोड़ के तू मेरे पास आ जा, दोनों भाई मिलके बहुत कमाएंगे, खूब पैसा है। तो वो छोटी जमीन छोड़ दे, तू यहाँ पे आ जा, ठीक है, अपना 10 लाख और इन्वेस्ट कर, 2-3 मशीन खरीद। ठीक है, बट मैं आप लोगों से अब ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या गौरव अपने इस वाटर प्लांट को छोड़कर, क्या सचिन ने जो उसको बोली है बात, क्या उसको मानेगा वो, क्या वो वहां पे जाएगा? आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, फटाफट जवाब देना है। क्या जो सचिन की बात सुनेगा गौरव? यस और नो? कितने जने नो कह रहे हैं, कितने जने यस कह रहे हैं? चलो, तो मैक्सिमम बच्चों ने कहा नो सर। क्यों नहीं करेगा बताओ, वाई? यहां पे मैंने आपको एक कंडीशन दे दी, ध्यान से सुनो मेरी बात। वो काम चलाएगा, सिर्फ 6 महीने काम करेगा। वो शॉर्ट पीरियड के लिए काम कर रहा है। 6 महीना क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ना भाई। तो शॉर्ट पीरियड के लिए उसने तो 6 महीने काम चलाना है, तो 6 महीने के लिए वो इतनी बड़ी जमीन लेके क्या करेगा भाई साहब? वो मशीन क्यों इंस्टॉल करेगा? और उसने तो 6 महीने काम करना है, उसके बाद तो उसने आगे कुछ और करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो चीज क्यों करेगा वो? तो वो कहेगा नहीं भाई साहब मैं नहीं करूंगा सचिन भाई, मैं तो यही चला रहा हूं, ठीक है, मेरे को क्या करना है, मेरे को तो 6 महीने काम करना है। ठीक है, ये कंडीशन हो गया, तो वो जाएगा नहीं क्योंकि शॉर्ट पीरियड के लिए है।
अब मैं दूसरा केस आपको ये बोलना चाहता हूं कि वो चाहता है कि भाई 6 महीने के अंदर ना, ठीक है 6 महीने मैंने चलाना अच्छी बात है, बट मैं 6 महीने के अंदर ही चाहता हूं कि मेरी जो पानी की सप्लाई है ना वो ज्यादा हो जाए। वो क्या चाहता है कि 6 महीने के अंदर ही मेरी पानी की जो सप्लाई है ना वो ज्यादा बिके, मार्केट में ज्यादा बिके, घरों में ज्यादा जाए। तो वो क्या करेगा, तो वो अब क्या करेगा, वो देखो जमीन तो जितनी है उतनी रखेगा, उसमें इतना ज्यादा पैसा तो लगाएगा नहीं वो। मशीन एक है वो भी उतनी रखेगा, बट अब वो क्या कर सकता है, वो लेबर की संख्या बढ़ा सकता है। पहले क्या था उसके पास, मान लो एक लेबर था, एक लेबर ही हर अपनी कॉलोनी में जाके पानी घर घर बेच रहा था, मतलब जाके डिलीवर कर रहा था। अब उसने एक की जगह क्या कर दिया, 3 लेबर्स रख दिए। जब उसने 3 लेबर्स रख दिए ना, तो वो क्या हो रहा है, ज्यादा एरिया को कवर कर पा रहा है। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिला, यहां पे आपको देखने को मिला कि एक फैक्टर उसका फिक्स्ड है। मैंने 2 फैक्टर लिया था, लैंड और लेबर। तो यहां पे देखो उसने लैंड को क्या रखा, उसने लैंड को सर यहां पे फिक्स्ड ही रखा, और वो वेरिएबल किसको कर रहा है, वो लेबर में चेंज कर रहा है अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अपने लेबर में चेंज कर रहा है बस अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बच्चों। बट अगर यही चीज, ठीक है, यही चीज अगर गौरव ने अपना मतलब 10-12 साल तक ये काम करना है, तो वो सचिन की उस आइडिया को मानेगा, सचिन की बात को मानेगा। वो क्या करेगा, अपनी इस छोटी सी जमीन छोड़कर, जो पहले फिक्स्ड था, ये जमीन क्या थी उसके लिए पहले फिक्स्ड था ना, जमीन फिक्स था, लेबर वेरिएबल था। अब जब लॉन्ग रन के लिए बात आ जाएगी, जब लॉन्ग रन की हम बात करेंगे, तो लॉन्ग रन में 10 साल चलाना है, तो वो क्या, जो पहले हमारा फिक्स था लैंड, अब वो क्या हो जाएगा, अब वो हमारा वेरिएबल हो जाएगा। वो जमीन भी बड़ी कर रहा है, मशीन प्लांट भी ज्यादा ले रहा है, लेबर्स भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। जब प्रोडक्शन ज्यादा करेगा तो लेबर्स भी बढ़ाएगा, जमीन भी बढ़ा रहा है, तो सब चीज में बढ़ोतरी अब हो रही है। तो कहने का मतलब, लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड नहीं होता है, सारे क्या होते हैं, सारे वेरिएबल होते हैं। सारे क्या होते हैं मेरे बाबू, सारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जबकि यहां पे जो मैं बात कर रहा था, यहां पे आपका क्या था, लैंड फिक्स था। ठीक है, तो शॉर्ट रन में क्या होता है, तो शॉर्ट रन में हम लोगों ने ये पढ़ा कि एटलीस्ट जो एक फैक्टर है वो हमारा क्या होगा, फिक्स होगा, बाकी के क्या होंगे, वेरिएबल हो सकते हैं। बट हमारा लॉन्ग रन के टाइम पे हर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा, वो हमारा वेरिएबल हो जाएगा। इज इट क्लियर मेरे बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे आपका एक छोटा सा टॉपिक है कॉप डॉगलस, तो ये आप लोग का इतना ज्यादा जाना नहीं है डिटेल में, सिर्फ आपने हल्का सा यहाँ पे समझना। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, टोटली थ्योरी पार्ट है। यहाँ पे क्या बोला कॉप डॉगलस ने, ठीक है, ये जो कंसेप्ट था कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय पॉल एच डॉगलस एंड C.W. कॉप। ठीक है, ये दोनों दोस्त थे, इनके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का। ठीक है, तो इसका कॉब उठा लिया गया और इसका डॉगलस उठा लिया, कॉप डॉगलस बन गया। ठीक है, ये दो दोस्त थे यूएसए में। इन दिस केस आउटपुट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एंड इनपुट्स आर लेबर एंड कैपिटल। यहां पे इन्होंने क्या कहा कि ये जो क्यू है ना, बोला ये क्यू क्या है, दिस इज नथिंग बट द आउटपुट। ठीक है, के यहाँ पे क्या है, के हमारा यहाँ पे बोला है बच्चों कांस्टेंट है, ए जो है ए भी हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, एल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एल बोला लेबर, और सी का मतलब यहाँ पे कैपिटल है। ठीक है, तो कॉप डॉगलस ने क्या बोला, कॉप डॉगलस ने बोला है, जब वो अमेरिकन कारखानों में गए, वहां की फैक्ट्री में गए, वहां के इंडस्ट्रीज में गए, तो उन्होंने वहां पे क्या देखा, उन्होंने क्या देखा कि अगर उन्हें कांस्टेंट आउटपुट चाहिए, क्या चाहिए, अगर एक कांस्टेंट लेवल का उन्हें आउटपुट चाहिए, तो उसमें क्या बोला उन्होंने, अगर लेबर कंट्रीब्यूट करता है, अगर लेबर जितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोडक्शन में, 3/4 पार्ट अगर कंट्रीब्यूशन किसका है, लेबर का है, तो बच्चे जो मशीन है दैट इज कैपिटल, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए। समझ में आया, अगर लेबर का कंट्रीब्यूशन 3/4 पार्ट है, तो बच्चों कैपिटल कितना होना चाहिए, 1/4 पार्ट होना चाहिए, तब जाके हमारा जो आउटपुट आएगा वो एक कांस्टेंट लेवल का आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसे लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन बोला है। ठीक है, ये हमारा अभी हम पढ़ेंगे एक टॉपिक रिटर्न टू स्केल, तो उसमें हम ये जानेंगे। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना, उसने क्या देखा था वहां पे कि अगर एक कांस्टेंट लेवल का हमें आउटपुट चाहिए, तो लेबर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है 3/4 पार्ट, तो कैपिटल को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 1/4 पार्ट। ठीक है, अब लीनियर क्यों है ये मैं आगे नेक्स्ट आऊंगा जब हम रिटर्न टू स्केल पढ़ेंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। टोटल प्रोडक्शन आपको पता ही चल गया, जो टोटल आउटपुट हो रहा है रिजल्टिंग फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैंने लगाया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उससे जो मेरा टोटल प्रोडक्शन हुआ दैट इज कॉल्ड एज टोटल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन आपको पता ही है, टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय क्या, आउटपुट या यूनिट्स। ठीक है, टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी यूनिट है, उससे अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो मेरा आ जाएगा एवरेज प्रोडक्ट।
और इसको हम लोग एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं, है ना, एवरेज फिजिकल, एपीपी भी कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट को, तो घबराना नहीं, ठीक है, कई जगह पे एपीपी लिखा होगा तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अब आता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो गया, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, एडिशनल, ठीक है, एमपी चेंज इन टीपी ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर लेबर इन अदर वर्ड्स। अब यहां पे समझो मैंने क्या कहा, ये हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, मेरा यहां पे मान लो लेबर है, ध्यान से समझो मेरे बच्चों, ये मैंने लेबर ले लिया, ये है ना लेबर की यूनिट्स ले ली, ठीक है, और यहां पे मैं टोटल प्रोडक्शन ले रहा हूं टीपी। अब मान लो, और हमारा यहाँ पे अगर मैं बात करूं लैंड, लैंड क्या है मेरा फिक्स्ड है, तो ये तो 1 1 1 1 फिक्स रहेगा। अब मेरा जब वो 1 यूनिट लेबर का था तो टोटल प्रोडक्शन 10 हो रहा था, जब 2 लेबर बढ़े तो मान लो मेरा 15 हो गया, 3 लेबर्स हुए तो मान लो मेरा 20 हो गया। तो मेरे बच्चों जब अगर मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो बच्चे पहले वाले का तो नील रहेगा क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके ऊपर क्या था। अब एडिशनल कितना हुआ, देखो 15 और 10, तो यहाँ पे सर एडिशनल 5 का हुआ, यहाँ पे एडिशनल कितने का हुआ सर, यहाँ पे एडिशनल 5 का हुआ, ठीक है। तो ये जो एडिशनल आया ना यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट। अर्थात मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकाला, जो टोटल प्रोडक्ट टीपीएन माइनस 1, ठीक है, टीपीएन-1। अब टीपीएन मतलब सेकेंड यूनिट पे निकालना है मैंने, तो यहां पे क्या कर दो, सेकेंड यूनिट पे मतलब ये 2 पे निकालना है, तो टीपी एन के जगह पे 2 बिठाओ, ऊपर क्या आ जाएगा, टीपी एन मतलब 2 था, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टीपी 2 हमारा कितना था, टोटल प्रोडक्ट इन सेकेंड यूनिट जब लेबर का था तो सर 15 था। टीपी 1 कितना हो गया सर, टीपी 1 हमारा 10 था, तो 15 - 10 मेरा कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है मार्जिनल प्रोडक्ट का, जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पे अच्छे से बताया, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों कई बार क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाएगा, मान लो लेबर अगर ऐसा दे रखा है किस तरीके से, और टीपी दे रखा है, लेबर बोल दिया 2 है, तो जब 2 लेबर था तो प्रोडक्शन हो रहा था 18, जब 10 लेबर हुआ तो प्रोडक्शन मान लो यहां पे दे दिया 28, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो उस केस में ये फॉर्मूला मत लगाना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये जो मैंने ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है एमपी इक्वल टू टीपीएन-1, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब लेबर हमारा एक एक करके बढ़ता रहेगा, पहले 1 2 3, तब जाके ये फॉर्मूला लगेगा। बट यहाँ पे देखो 2 के बाद सीधा कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया, तो यहाँ पे डिफरेंस काफी ज्यादा आ रहा है। तो उस केस में बच्चों जब हम एमपी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन लेबर, ठीक है, लेबर में कितना चेंज आ रहा है। तो अब चेंज इन टीपी क्या होगा, 28 - 18 यही होगा, और चेंज इन लेबर क्या होगा, 10 - 2, तो 10 - 2 हो गया ये 8, और यहाँ पे 10, तो 10/8 जो भी आ रहा है आपका डेसिमल में, वो आपका आंसर आ जाएगा क्या, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब क्वेश्चन में ऐसा सीधा 1 2 सीक्वेंस वाइज दिया होगा तो उसमें फॉर्मूला डायरेक्ट ये लगा दो, एमपी इक्वल टू टीपीएन-1। बट जब ये लेबर की संख्या है ना, जो वेरिएबल है वो अगर क्या हो रहा है, सीक्वेंस वाइज नहीं है, ठीक है, तो उस केस में फॉर्मूला ये लगाएंगे चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन लेबर, ठीक है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा एमपी के लिए। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप है जो हम देखेंगे एपी एमपी, ठीक है। इस रिलेशनशिप को समझने के लिए थोड़ा सा मैं अभी इसको शेड्यूल में लेके आऊंगा ताकि आप लोग को आराम से समझ में आ जाए, फटाफट मेरे साथ आप लोगों ने समझने की कोशिश करना। ये देखो यहाँ पे बहुत जबरदस्त है, और आप लोगों ने भी घर में एक बार बना लेना इसे, तो आप लोग को इजी लगने लगेगा। क्या है देखो यहाँ पे, अब मैं आराम से समझना इसको, है ना, चंदन सर ने भी अपनी वीडियो में ये बहुत अच्छे से बता रखा है मेरे ख्याल से। मान लो पहले एक लेबर था, अच्छा मैं यहाँ पे आपका कैपिटल ले लेता हूं, मशीन, मशीन तो एक ही है, मैं शॉर्ट रन की बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे सारा एक ही है मान लो। चलो अब मान लो पहले एक मजदूर आया, ठीक है भैया, उसने टोटल प्रोडक्शन कितना किया, 2 यूनिट का, उसके साथ मदद के लिए और एक आ गया, अब 2 आ गए, जब 2 आए तो कितना क्या किया सर, 5 यूनिट का टोटल प्रोडक्शन हुआ। जब 3 मजदूर आया तो 9 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, क्या हुआ, 9 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। मेरे बच्चों ये ध्यान से समझो, यहां तक अच्छे से समझो, क्लियर है। अब यहां पे एक चीज देखो, पहले ये 2 और 5 के बीच में जो डिफरेंस आया कितने का आया सर, 3 का आया। फिर 5 से 9 के बीच में डिफरेंस कितने का आया सर, 5 से 9 के बीच में जो डिफरेंस आया सर वो 4 का आया। तो हाँ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ा है, कहने का मतलब है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ा।
अब क्या हुआ मेरे बच्चों, जैसा ही चौथा मजदूर आया, लेबर, जैसा ही चौथा मजदूर आया, तो ये मत सोचो कि प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होगा। चौथा मजदूर आने के कारण क्या हुआ, अब गैप कितने का आ गया, 3 आ गया, घट गया। सर ऐसा क्यों हुआ, घटा क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों मशीन तो एक ही है ना, अब एक मशीन में कितने जने काम कर लेंगे, है कि नहीं? तो चौथा आया तो दिक्कत होगी, फिर 5 आ गया, मशीन तो एक ही है ना, ये तो फिक्स है, तो और कम हो गया 2 का। फिर और एक अगर मैं मजदूर बढ़ा दूं तो और कम हो गया 1 का डिफरेंस। अब क्या हो गया, 0, आउटपुट ही नहीं हो रहा, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन हो रहा है। अब ये घटता जाएगा, अब ये घटता जाएगा, क्योंकि मशीन का जब ओवर यूटिलाइजेशन होगा तो काम करेगा ही नहीं ना भाई, है ना? तो जब तक यहाँ पे 3 मजदूर थे तब तक तो सही था, जैसे ही चौथा आया धीरे धीरे बढ़ा तो है टोटल प्रोडक्शन, बट क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ा है। फिर एक समय में जाने के बाद मशीन ठप हो गई, ओवर यूटिलाइजेशन होने लगा, वो फिर अब प्रोडक्शन होगा ही नहीं, घटेगा। होता है ना ऐसे ही, सिंपल सी बात बोलो, तो यही चीज चलता है। तो अब हमें पता है एपी कैसे निकालते हैं, टीपी अपॉन क्या होगा, यूनिट्स। यूनिट्स कौन सा है, ये लेबर वाला, तो वो एपी आ गया सारा। ये एमपी कैसे आता है आपको पता है, मैंने सब्ट्रैक्ट करके भी आपको दिखाया था। तो पहला तो फिक्स रहेगा 2, दूसरे में क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 3, तीसरे में 9 माइनस 5 4, ये जो करके दिखाया था ये क्या है, ये एडिशनल प्रोडक्शन ही तो आ रहा है। तो ये सारा जो है ये हमारा क्या निकल कर आया, एमपी निकल कर आया मेरे बच्चों। ठीक है, ये क्या निकल कर आया, ये एमपी निकल के हमारे यहां पे आया। क्या यहां तक क्लियर है? किसी ने कुछ पूछना है तो फटाफट पूछे। यहां तक क्लियर है आप सभी को? डू फास्ट। मैंने चैट ऑन कर दिया, जहां मुझे लग रहा है कि नहीं आप लोगों को बताना है, कहीं दिक्कत आ रही है, आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको और आसान तरीके से समझाओ, क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है। चलिए जी, सर चंदन सर ने काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी, ये शॉर्ट स्टोरी, हाँ बिल्कुल वही, ठीक है, हाँ याद है ना, क्लियर है, मैं पूरे डिटेल में करा रहा हूं, समझ में आ रहा है। महक क्या करी बेटा, सर एनालिसिस में डाउट है, किसमें, किस चीज के बता दो। एपी क्या होता है बच्चे, एपी होता है आपका टीपी अपॉन क्यू, क्यू का मतलब यहाँ पे यूनिट्स, ठीक है। टीपी हमारा क्या, यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे 1 है, ये तो 2 ही आएगा, देखो एपी इसलिए 2 आया। अच्छा एनालिसिस में दिक्कत आ रही है, मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा अभी मैंने ये कराया नहीं, मैंने अभी जितना समझा इतना क्लियर है महक, इतना क्लियर है, अभी ये नहीं देखना, जितना मैंने कराया ये क्लियर है ना, इसको बोलो। हाँ ठीक है, आप लोग को पता है कि मैं अगर, इसलिए मैं ऐसा डाउट रख ही नहीं रहा हूं कि बच्चों को ज्यादा डाउट हो, इसलिए मैं उस पर रुक जा रहा हूं जिसमें मुझे लग रहा है कि नहीं बच्चों को सच में डाउट होगा, तो घबराना नहीं है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गई होगी बात, सफिशिएंट, हाँ यहां तक ठीक है। हाँ बस अब आगे देखो बच्चों, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है, अब आगे एमसीक्यू भी कराऊंगा, ध्यान रखना। तो मैंने ये आप लोग को समझा दिया, अभी जैसे रवनीत ने कहा कि एक स्टोरी बताई गई है, तो मेरे ख्याल से मुझे भी थोड़ा बहुत याद है कि भैया 2 मजदूर आए, अच्छा चला, 3 चला, ठीक है, चौथा मजदूर आया तो गप्पे मारने चले गए, काम कम हो रहा है, ऐसे ही था ना। बट आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मशीन एक ही है कि नहीं, तो एक मशीन में 4 आदमी का आएंगे, ठीक है, तो वो दिक्कत आ जाएगी, जैसे जैसे मजदूर बढ़ता जाएगा तो भैया ओवरलोड बढ़ता जाएगा। एक मशीन की कैपेसिटी है 8 घंटे करने की, तो भैया उससे ज्यादा वो काम करेगा तो वो धीरे धीरे ऊपर बर्डन पड़ेगा ना, तो टोटल प्रोडक्शन भी गिरता जाएगा एक समय के बाद। अब यहाँ पे पहले इस पे आ जाओ, अब यहाँ पे आपने क्या देखा, ध्यान से देखो, सबसे पहला रिलेशनशिप, बोथ एपी एंड एमपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय टीपी। हमने देखा एपी और एमपी हम दोनों किससे निकालते हैं, टीपी से, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था, एपी इज इक्वल टू मेरे बच्चों टीपी अपॉन क्यू, और जो एमपी है मेरे बच्चों, मैंने कहा था टीपी एन माइनस 1, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एपी और एमपी है दोनों ही हम टीपी से निकाल रहे हैं। ठीक है, होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, कोई ऐसा डाउट नहीं है, सिंपल सा है। चलो पहला रिलेशनशिप। दूसरा क्या, वेन एपी राइजेस देन एमपी ऑल्सो राइजेस। ठीक है, जब एपी राइज कर रहा है तो एमपी भी राइज कर रहा है। क्या बोला, जब एपी राइज कर रहा है, राइज कर रहा मतलब बढ़ रहा है, तो मेरे बच्चों एमपी भी क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। अभी दिखा रहा हूं, जब एपी राइज कर रहा है एमपी भी राइज कर रहा है, बट उस केस में जो एमपी है ना वो ग्रेटर हो रहा है एपी से। ठीक है, ये कंडीशन बोला है। अब देखो यहां पे ध्यान से देखना है, एपी यहां पे 2 है, एमपी यहां पे 2 है, एपी यहां पे 2.5 है,
एमपी भी राइज कर रहा है, 2 से 2.5 आया, एमपी 2 से सीधा क्या आ गया, 3 आ गया, फिर एपी 2.5 से देखो 3 आ गया, और एमपी मेरे बच्चे महक 3 से 4 आ गया। बस ये 3 स्टेप तक देखो, हमने 3 स्टेप का किया था पहले, ये 3 स्टेप का। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, सर ये 3 स्टेप में एपी भी राइज कर रहा है, तो सर एमपी भी राइज कर रहा है, बट एमपी क्या कर रहा है, ज्यादा राइज कर रहा है, किससे, एपी से, या आप कह सकते हो एपी से एमपी बड़ा है। देखो ये तो ऊपर का तो सेम है, नीचे का देखो, ये आपका 2.5 और एमपी यहाँ पे 3 है, तो एमपी बड़ा हो गया ना बेटा एपी से, राइज तो दोनों ही कर रहे हैं अपने आप में, ये 3 था ये 4 है, तो ये भी बड़ा हो गया ना, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा मेरे बेटा। अगला बोला व्हेन एपी इज मैक्सिमम, जब एपी मैक्सिमम होगा तो उस समय एमपी इक्वल टू एपी होगा, एमपी इक्वल टू एपी होगा, ठीक है। एमपी इक्वल टू एपी कब होगा, जब एपी आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब सबसे बड़ा होगा। तो एपी आपका मैक्सिमम देखो कब है, अब आपका एपी मैक्सिमम देखो कब है, एपी मैक्सिमम ये 3 है, ठीक है, ये वाला नहीं गिनना, ऊपर वाला मैक्सिमम कौन सा वाला देखते हैं, जो आखिरी बार मैक्सिमम आया हो। तो आखिरी बार मैक्सिमम एपी कब आया, ये 3 पे आया, इसके बाद सीधा घटना शुरू कर दिया, तो आपने इस वाले को देखना है। तो यहाँ पे 3 है, तो देखो जब ये एपी मैक्सिमम आया आखिरी बार, तो उस केस में क्या है, एमपी के बराबर आ रहा है, ये भी 3 है, तो देखो ये भी 3 आ रहा है, समझ में आया मेरे बच्चों, ठीक है, ये भी 3 आ रहा है। और उस केस में ध्यान रखना है, एक चीज नोट करना, तो और से एमपी कर्व कट्स द एपी कर्व एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, तो इस पॉइंट पे कट करते हैं दोनों, ठीक है ना, एमपी कर्व क्या करता है, एपी कर्व को कट करेगा उसके मैक्सिमम पॉइंट पे, क्योंकि 3 है दोनों, तो कहीं ना कहीं दोनों पॉइंट कट करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा ये देखो डायग्राम, ये डायग्राम समझना है, इसके लिए मैं आपके लिए यहां बना रहा हूं, ठीक है। जो कंसेप्ट जहां जरूरी है वो कराना ही है, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं करा रहा हूं आप लोग को। पहला केस हमने क्या पढ़ा था देखो, ठीक है, अब हमने देखो यहां पे मैं आप लोग का ये एपी ले रहा हूं, ध्यान से समझो, ये एपी पहले केस में राइज हो रहा था, एपी बढ़ रहा था फर्स्ट केस में मेरे बच्चों, तो ये बढ़ा दिया, ठीक है। दूसरे केस में क्या हो रहा था, एमपी बढ़ रहा था, और एमपी क्या था, एपी से बढ़ा था, तो एमपी को भी मैं बढ़ा रहा हूं, ये डॉट डॉट लाइन एमपी का है, एमपी को ही बढ़ा दिया, बट एमपी क्या था, एपी से बढ़ा था, ये देखा था ना हमने, समझ में आया, यहां तक हमने देखा था, याद करो, एपी जब राइज कर रहा था एमपी भी राइज कर रहा था, बट एमपी वाज ग्रेटर देन व्हाट, एपी, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, जो एमपी कर्व है वो कट कर रहा है किसको, एपी कर्व को, कब, उसके मैक्सिमम पॉइंट पे, ये जब वो 3 आ रहा था, जब एपी इक्वल टू एमपी दोनों कट कर रहे हैं, जब वो 3 आ रहा था, तो इस पॉइंट में मान लो दोनों कट कर रहा है, ठीक है, दोनों कट कर रहा है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, व्हेन एपी फॉल्स, बोला है जब एपी क्या कर रहा है, एपी आराम से समझो, इसे मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, एपी फॉल कर रहा है, तो बोला है एमपी भी क्या करता है, फॉल करता है, बट इस केस में उल्टा हो जाता है मेरे बच्चों, एमपी अब छोटा हो जाएगा किससे, एपी से। पहले केस में जब दोनों राइज कर रहा था एमपी बड़ा था एपी से, अब जब दोनों फॉल कर रहा है तो एमपी छोटा हो जाएगा किससे, एपी से। तो अब देखो, खुद देखो यहां पे, अब यहां पे एपी देखो, एपी 2.8 से 2.5 आया, मतलब डिक्रीज हो रहा है ना, फिर 2.5 से 2.1 आया, फिर 1 पॉइंट यहां तक ले लो पहले, चलो तीनों तक, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखो ये क्या हो रहा है, एमपी भी घट रहा है, ठीक है, एमपी भी देखो घट रहा है, दिख रहा है, 1 से सीधा 0 आ गया, ये फिर घट रहा है घट रहा है, ये घट रहा है, देखो नेगेटिव में आ गया, एपी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ध्यान रखना, एवरेज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो एपी घट रहा है तो एमपी भी घट रहा है, बट इस केस में क्या होगा, एपी जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, एमपी से। तो देखो ये 1 है, ये 2.5 है, तो ग्रेटर है ना, ये 0 है, ये 2.1 है, देखो एपी ग्रेटर है, यहां भी ग्रेटर है, यहां भी ग्रेटर है, ठीक है। तो अब इस तरीके से ग्राफ क्या बन जाएगा, अब ये दोनों यहां मीट कर गए, अब हमारा केस क्या होगा, ये जो एपी है, ये था एपी, ये एपी तो हमारा देखो ये जा रहा है, ये आ गया एपी, ठीक है। पहले केस में क्या था, यहां पे एमपी ग्रेटर था एपी से, इस केस में क्या है, एपी ग्रेटर है एमपी से, और एमपी हमारा क्या हो रहा है, छोटा हो रहा था, देखो धीरे 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 यहां नीचे गिर रहा था, 0 पे आया था, और फिर धीरे धीरे फॉल भी करता गया, नेगेटिव भी आता गया एमपी,
तो ये ग्राफ मैंने आप लोगों को पूरा प्रॉपरली समझा दिया है। होप आप लोग को ये चारों जो पॉइंट है, 4-5 ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो यहां पे वही लिखा है कि एपी कभी भी क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, एवरेज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये एनालिसिस जो है मैंने आप लोग को पूरा डिटेल में समझाया। होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट बताएंगे, क्लियर है? इसको जरूर एक बार आप लोग पीडीएफ इसकी लग जाएगी, इसको फॉलो करना। जहां पे दिक्कत है एक बार जरूर उस टॉपिक की वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लेना। बहुत आराम से समझा रहा हूं, इतना प्यार से कोई नहीं समझाएगा। ऐसा लग रहा होगा कि पहली क्लास में समझ रहे हो आप लोग। किस किस को लग रहा है, सच बताना। आज किस किस को कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, जीरो भी नहीं होगा बेटा। ये कंसेप्ट अभी जो कराया, किस किस को सच बताना दिल से कि कितने जने हैं जिनको लगा कि नहीं आज हमारा ये कंसेप्ट और डायग्राम बाकी सबसे मतलब लगा कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी बच्चे रेस्पॉन्स करें। ठीक है चंचल, क्लियर है बच्चे? डायग्राम में एक बार फिर समझा देता हूं। ठीक है, अब आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, कोई यहां पे कुछ नहीं करेगा, मतलब मेरे साथ करना है, मेरे साथ समझना है। मैं एक स्लाइड ले लूं थोड़ा यहां पे अलग। हाँ, चैट नहीं करेगा कोई, प्लीज प्लीज प्लीज। कैसे आता है यार? हाँ चलो हो गया। अब यहां पे देख, आप लोगों ने बोलना है। ठीक है, आप लोगों ने बोलना है और जब पूछूंगा तब बोलना है। बस थोड़ा रेस्ट भी लेना है कल की क्लास के लिए, हाँ कि नहीं? चलो, तो एक मैं आप लोग के लिए जस्ट एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूं, समझ लो, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत खतरनाक है। ये ले बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस। ठीक है, मैंने ये चीज समझाया था। यहाँ पे कहाँ गया? हाँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूं क्वांटिटी क्यू टी वाई। और यहाँ पे किस किस का था हमारा? एपी और एमपी ले लेना, एपी और एमपी। अब देखो मेरे बच्चों, पहला केस हमने क्या देखा था, आप लोग बताओ। फर्स्ट केस क्या देखा था? फर्स्ट केस देखा था कि एपी और एमपी दोनों राइज कर रहे हैं। ठीक है, दिशा ध्यान से देख मेरे बच्चे, अनस, मोहम्मद अनस, हमने पहले केस में क्या देखा था? सर, जब एमपी, इधर समझो, एमपी राइज कर रहा था ना बाबू, तो हमारा ना एपी भी राइज कर रहा था। बट उस केस में हमने क्या देखा था? एमपी जो था वो ग्रेटर था एपी से, मतलब एमपी ऊपर होगा, डेफिनेटली बात है। तो बच्चों अब बना रहा हूं, देखो। तो देखो यहां से ना मैं एपी बना रहा हूं, ये जस्ट एक रफ डायग्राम ले ले। ये मैंने एपी ले लिया। ठीक है, अब एक मैं डॉटेड वाला ले रहा हूं, ये डॉटेड वाला मैं एमपी के लिए ले रहा हूं। सर ये डॉटेड वाला एमपी के लिए ले लिया। ठीक है, ये आ गया। क्योंकि हमारा पहला केस क्या बोला था? दोनों ही राइज कर रहे हैं, बट एमपी क्या होगा? बड़ा होगा एपी से, तो इसलिए ये एमपी मैंने ऊपर रखा, ये डॉट वाला एपी मैंने नीचे रख दिया। ये पढ़ा था बच्चों हमने। फिर हमने दूसरे में क्या बोला था? एमपी जो है ना वो कट करता है एपी को, कब? एट मैक्सिमम पॉइंट में, मैक्सिमम पॉइंट पे कट करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट ये है जो 3 पे आ रहा था, तो देखो इसको कट कर रहा है। ये देखो इसको कट कर रहा है एमपी, यहाँ पे कट कर गया, मान लो ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एमपी इक्वल टू एपी 3 दिखा रहा था हमारा। फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा था? तीसरा पढ़ा था बाबू कि जब एपी फॉल करता है तो एमपी भी फॉल करता है, बट उस केस में एपी क्या होता है? एपी बड़ा होता है एमपी से। ठीक है, तो देखो, अब एमपी, सॉरी, एपी बड़ा होगा, तो इसलिए एमपी जो है ना, ये डॉट वाला, इसको मैंने गिरा दिया नीचे, ऐसे डॉट डॉट नीचे गिरा दिया। देखिए इसे ऐसे गिरा दिया, थोड़ा टेढ़ा जाना था। और ये जो एपी है ये ऐसा चलेगा, ये ऐसा चलेगा। तो अब इस केस में देखो क्या है, तो 3 केस देखा। पहला हमारा ये केस था, पहला ये वाला केस था। तो पहला वाला केस में क्या था? एमपी जो था बड़ा था एपी से। दूसरा वाला ये पॉइंट वाला केस था, एमपी इक्वल टू एपी था। तीसरा वाला केस ये है, ये देखो यहां पे क्या, ये वाला एपी है, एपी जो है वो बड़ा है एमपी से। ठीक है, अब जो हमारा एमपी है ना,
वो जीरो भी आया था हमारा, और एमपी हमारा नेगेटिव में भी आया था, है कि नहीं है? हमने देखा था अभी उसमें डायग्राम में। बस ये डायग्राम बन गया, क्या दिक्कत है? लॉजिक लगाओ यार, 6:30 तक खींचनी है क्लास। अब ये देखो क्या होता है, अब यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था मेरे बाबू कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किस में होता है सर? शॉर्ट रन में, बताया था ना। तो इसका मतलब यहाँ पे शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, और इसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, एक एक चीज पढ़ो समझ में आ जाएगा। ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, as more and more units of variable factors are combined with some quantity of fixed factor। क्या बोला है? जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं, जैसे 1 से 2 3 4 5, और फिक्स्ड फैक्टर के साथ मिला हुआ है, मतलब फिक्स फैक्टर हमारा फिक्स ही रहेगा, जो कि मशीन है यहाँ पे के। ठीक है, तो क्या देखने को मिल रहा है? तो हमें देखने को मिल रहा है बच्चों, टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। तो मैंने यही बताया था कि जो टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये देखो टीपी का पहले 2 से 5 3 का गैप, फिर 4 का गैप, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ा। फिर बोला वो बढ़ा किसमें? डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे 2 का गैप फिर 1 का गैप। फिर क्या हुआ? फिर वो घटना शुरू कर दिया, मतलब डिक्रीज करना शुरू कर दिया। तो वही लिखा है मेरे बाबू, देखो, है ना। तो बोला है पहले टीपी तो इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट में, देन एट डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज करेगा, और फाइनली वो गिरता जाएगा। और इसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। यही पूछा जा सकता है। ये क्या है? शॉर्ट टर्म कंसेप्ट है। ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर भी कह सकते हैं इसे। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल नहीं, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल तो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, इसको हम, हाँ ठीक है। तो यहां तक मजा आया होगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे वही चीज यहाँ पे ना डायग्राम में बनाया गया मेरे बाबू, देखो इधर ढंग से देखो, मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूं, और एजम्पशन आप लोग को ये रट्टा मार लेना, पढ़ लेना, ये आप लोग को बहुत करा रखा है। तो ये फेसेस बना दिए, अब यहाँ पे वही डायग्राम है, ये स्टेजेस बना दिए। तो क्या है, ये टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। उस क्वांटिटी की फिक्स्ड लॉ डज नॉट अप्लाई वेयर फैक्टर्स आर इन फिक्स प्रोपोर्शन, नहीं। ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल आर होमोजीनियस, सारे यूनिट्स होमोजीनियस होने चाहिए, इसके 3 स्टेजेस होंगे। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ये तो नॉर्मली पढ़ना है। स्टेज फर्स्ट में क्या था? जब टीपी इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट में, तो मेरे बच्चों उस समय एमपी क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, और इंक्रीज होकर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा। ठीक है, तो ये पहला, ये देखो, ये जो ऊपर लाइन बनी है ब्लैक, ये टीपी का है, ये जो टिक कर रहा हूं। ठीक है, ये एपी का है, सबसे नीचे एमपी का है। तो ये हमने एमपी और एपी का तो कर लिया था, बट यहाँ पे टीपी को भी ऐड कर दिया। तो टीपी बोला है कि जब इंक्रीज हुआ, देखो यहां तक ये जो गोल बिंदु सा दिख रहा है, ये टीपी, जब ये टीपी इंक्रीज हुआ है, तो बोला है एमपी अपना मैक्सिमम पॉइंट में। ये मैंने रेड यहां पे बना दिया, समझ में आया। और जब एमपी मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, ध्यान से समझना, ये बोला, देखो इधर देखो, हमने ये पढ़ा कि जब ये टीपी क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, यहां तक राइज हुआ था एकदम, फिर यहां से थोड़ा ऐसा बेंड हो गया। तो इस केस में जो हमारा एमपी होगा ना, वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है। देखो एमपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, एमपी का मैक्सिमम पॉइंट ये है, यहां से एमपी घटना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो जब एमपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, तो उस टाइम टीपी पे जो पॉइंट आता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ध्यान रखना, समझ में आया क्या? जब एमपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, व्हेन एमपी इज एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, एट दैट टाइम द पॉइंट एट टीपी इज कॉल्ड एज इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये देखो एमपी अब हो जाएगा अपना। ठीक है, अब एमपी क्या होगा? यहां से देखो घटना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव भी आएगा। तो इस तरीके से बनाया है। ठीक है, और एपी का आपने पढ़ रखा था, हमने एमपी और एपी का तो पढ़ा ही था। ये इसके नीचे ही होगा पहले, फिर ये दोनों अपने एक मैक्सिमम पॉइंट पे मिलेंगे, एपी ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये एपी, ठीक है, ये मैक्सिमम पे जाने के बाद अपने घटेगा। फिर दूसरा क्या था? जब टीपी इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट में, तो एमपी क्या होता है? डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और अपने मैक्सिमम में पहुंचता है। यहां पे मान लो वो मैक्सिमम में पहुंचा है, यहां से घटा दो इसको, अपने वो मैक्सिमम में पहुंच रहा है।
मान लो ये इसका अपना मैक्सिमम में पहुंचा, ठीक है, ये टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे यहां पे पहुंचा, ये टीपी का मैक्सिमम पॉइंट नहीं है, टीपी राइज कर रहा था पहले पॉइंट में, पहले पॉइंट में यहां पे अगर मैं बना दूं टीपी क्या कर रहा था मेरे बच्चों, राइज कर रहा था, ये मैंने लाइन बना दी। दूसरे पॉइंट में क्या है, वो अपने जब मैक्सिमम में पहुंचता है तो उस समय एमपी क्या होता है, जीरो होता है, एमपी क्या होता है, जीरो होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और एपी अपने मैक्सिमम पॉइंट में होता है। जब ये क्या होता है, टीपी अब इस पॉइंट से जब गिरना शुरू करेगा, जब टीपी गिरना शुरू करेगा तो बच्चों एपी भी गिरना शुरू करेगा, बट जो एमपी है ना वो नेगेटिव होगा। बस ये तीन स्टेजेस यहां पे बताए गए हैं, ये तीन स्टेजेस आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं है, वही चीज मैंने आप लोगों को वहां पे भी समझाया है। इतना क्लियर है बच्चों, जो पीछे पड़ा वही चीज है, यहां पे क्लियर है सभी को, एक बार बताएंगे फटाफट, डू फास्ट। एब्सोल्युटली क्लियर, अगर वो समझ में आ गया तो ये कुछ नहीं है। महक क्लियर है, अनास, सभी ने बताना है बेटा, सभी फीडबैक दो। और कल की क्लास में कौन कौन आ रहा है, सबने आना है, नहीं तो बात मत करना मेरे से, आप लोगों को देखूंगा तो थोड़ा मोटिवेट हो जाऊंगा, और अपने दोस्तों को भी जोड़ना है। टीपी मैक्सिमम एमपी जीरो, दिस पॉइंट, हाँ। और जिस ये तो मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी उसमें भी। और बच्चों जब एमपी जीरो होता है और टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट में होता है तो उसको सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, सही कह रहा है गौरव, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसका देखो मैंने आप लोगों के लिए कितना सुंदर नोट्स भी बना दिए हैं, मैंने कहा बच्चों को परेशान नहीं करना है, बेशक मुकेश सर परेशान हो जाए। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, फटाफट पढ़ना है इसको और कुछ नहीं है, कंसेप्ट समझा दिया तो ये कुछ नहीं है, ये आराम से कर लोगे, देख मेरे बच्चे फटाफट डू फास्ट। एक्सप्लेनेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या हो रहा, बोला है इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न operates because of indivisibility of fixed factor, fixed factor fix ही रहेगा, it means in order to produce goods upon up to a given limit at least एक फैक्टर को फिक्स होना चाहिए, क्योंकि हमने यहां देखा था टीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो ये पहला स्टेज बता रहा है। इसमें क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमने पढ़ा था, बोला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है टीपी पर जब एमपी मैक्सिमम होता है, फिर उसके बाद डिमिनिशिंग होता है, डिमिनिशिंग में हमने क्या देखा, डिमिनिशिंग में हमने देखा जो टीपी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता है ना, और उस केस में क्या होता है, एमपी हमारा जीरो होता है, और जब एमपी जीरो होता है तो बच्चों हमारा क्या, टीपी मैक्सिमम होता है, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, या सिचुएशन है थोड़ा एडजस्ट कर लेना, इसका पीडीएफ ठीक करा दूंगा मैं, सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। ये दोनों चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी हैं, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसको आप लोगों ने पढ़ना है। तीसरा स्टेज 3 आपने पढ़ रखा है कि अब क्या होता है जब एक्सेस अगर हम यूटिलाइज करते हैं वेरिएबल फैक्टर का, अगर मैं, हाँ, अगर एक्सेसिव यूज, हमारे पास मशीन एक ही है, वेरिएबल फैक्टर में बढ़ा रहा हूं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, तो उस समय हमारा टोटल प्रोडक्शन गिरेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन यहाँ पे इन्होंने स्टेज दिया है, एक हो गया क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर बोलना है, स्केल मत बोल देना, स्केल क्योंकि लॉन्ग रन में होता है, हम शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं। दूसरा होता है डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है, क्योंकि पहला इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों बोला है, बस इसको ये समझो कि जब टीपी बढ़ रहा है तो एमपी भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, दूसरे में क्या हुआ, टीपी बढ़ा, एमपी क्या हो गया, घट गया, ठीक है, और तीसरे में क्या हो गया, तीसरे नेगेटिव हो गया, टीपी क्या हो गया, टीपी फॉल कर रहा है, एमपी क्या हो रहा है, एमपी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये तीन केस है और कुछ नहीं है। अब आते हैं रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है, यहां पे हम लोग रिटर्न टू स्केल के अंदर सारे फैक्टर्स जो होते हैं, लिखा है ना, इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ इनपुट्स इन द प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी चेंज, सब वेरिएबल होगा, लैंड भी चेंज होगा, लेबर भी चेंज होगा, ठीक है। अब इसको मेरे बच्चों तीन भागों में डिवाइड किया गया, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को दिखे। चलो जी, क्या है सर ये, सबसे पहला इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जब हम शॉर्ट रन किया था वो फैक्टर था और यहाँ पे स्केल की बात कर रहे हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है, ध्यान से समझो, बिल्कुल आराम से समझो। इफ इनपुट इज इंक्रीज बाय 100%, मैंने अगर इनपुट को 100% से बढ़ाया और जो मुझे आउटपुट मिल रहा है
वो कितना परसेंट बढ़ा, 125% बढ़ा। तो 25% अगर ज्यादा बढ़ा तो उसको कहेंगे हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये इस तरीके से ये इंक्रीजिंग रिटर्न का है, देखो ये, ठीक है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो गया। अब बच्चों दूसरा क्या आता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे जो करा रहा हूं। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, अगर आपने इनपुट बढ़ाया 100% और आपका आउटपुट इंक्रीज हुआ वो भी 100% है, जितना, ये तो हमारा हो गया पहला वाला, ये लाइन दिख रहा होगा, ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब जितना हमने इनपुट लगाया उतना ही परसेंट अगर आउटपुट भी बढ़ रहा है उसी रेट से, तो क्या होगा, वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ये देखो, ठीक है, ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और ये हमने कहा पढ़ा था, ये मैंने आपको कहा था कॉब डॉगलस, है ना, कॉब डॉगलस में पढ़ा था, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है इसलिए उसको, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न देगा बोलकर। उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है, हम इनपुट बढ़ा रहे हैं 100% से, बट हमारा जो आउटपुट बढ़ रहा है वो सिर्फ 75% से बढ़ रहा है, मतलब कम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब वो क्या होगा, डिक्रीजिंग, मतलब ये घट जाएगा। बस ये टेबल आकर दिख रहा है, ये तीन चीज आपको यहाँ पे समझाई गई है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न, ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आपका छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट है, इसको ज्यादा कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा थ्योरी पार्ट इसका जरूर देख लेना। यहाँ पे है प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व। जो आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, ठीक है, वो आपने किस में पढ़ा था, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम आईक्यूसी पढ़ेंगे। ये भी क्या है, सेम इंडिफरेंस कर्व की तरह ही है बस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, दो चीजें, आईक्यूसी और आईसीएलएस। तो आईसीक्यू अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आईएसक्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, आइसो क्वाइंट्स बोलते हैं इसको हम, आर प्रोड्यूसर्स इंडिफरेंस कर्व। वो कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व था, ये प्रोड्यूसर इंडिफरेंस कर्व है। इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स, जैसे वहां पे क्या था, हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इनपुट की बात करेंगे। यहाँ पे वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स की बात करते हैं, जैसे लैंड लेबर हो गया, मैंने अभी बताया था, क्योंकि हम दो ही इनपुट को ले रहे हैं, विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, जो सक्षम है, जैसे मैंने कहा था वहां पे क्या, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं इंडिफरेंस कर्व में, यहाँ पे सेम लेवल ऑफ आउटपुट की बात करेंगे, ठीक है। आइसोक्वाइंट कर्व को हम लोग इक्वल प्रोडक्शन कर्व भी कह सकते हैं या प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी कह सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, इनका नाम ये पूछा जाता है। तो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, वो हमारा कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे, यहाँ पे हम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन बताता है दो इनपुट का, ठीक है, जो क्या होगा, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेम लेवल ऑफ आउटपुट। दो ऐसे इनपुट है, चाहे लैंड लेबर है, ठीक है, वो क्या देंगे, सेम लेवल ऑफ आउटपुट देंगे, ठीक है, वहां पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन था, तो सेम वही प्रॉपर्टी आएगी जो इंडिफरेंस कर्व क्या था, यही हमने उसमें लिया था कि अगर मान लो कॉम्बिनेशन दे रखा है ए बी सी डी, अगर मान लो पहले एक लेबर था तो 12 यूनिट क्या था, 12 यूनिट कैपिटल का था। तो ये मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, नीचे लेबर लिया, ये एक्स एक्सिस पे मैंने यहाँ पे लेबर लिया मेरे बच्चों, और यहाँ पे मैंने कैपिटल लिया। तो जब कैपिटल 12 यूनिट का था, मतलब ये मान लो ये 12 यूनिट का था, तो हमारा लेबर 1 यूनिट का था, ये 12 का था तो ये 1। अब बच्चों मुझे लेबर की 1 यूनिट अगर बढ़ानी है तो उसके लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कैपिटल 6 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो 12 से अब ये मान लो 6 पे आ गया, और ये 2 पे आ गया, फिर ये 4 पे आ गया, ये 3 पे आ गया, ठीक है। तो अगर हमारा कर्व बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, हाँ, ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना। और ये कर्व क्या होता है, यही तो आपका इंडिफरेंस कर्व है। और क्यों होता था ये, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा था, तो बच्चों वही चीज है, ठीक है। यहाँ पे एक एक रहेगा फिक्स, और यहाँ पे पहले 6 यूनिट कम किया 1 यूनिट को लेबर के बढ़ाने के लिए, यहाँ पे फिर 4 पे आया 1 को बढ़ाने के लिए, फिर यहाँ पे 3 पे आया, मतलब 1 कम किया 4 को लाने के लिए, 4 पे पहुंचने के लिए। तो सिर्फ ये प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से था। आपने जो बजट लाइन पढ़ा था, अब यहाँ पे आपका आइसो कॉस्ट लाइन होगा, या इसको हम इक्वल कॉस्ट लाइन भी कहते हैं। इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताएगा विच द फर्म कैन बाय। वहां पे मैंने क्या कहा था, बजट लाइन में जब कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था कि एक इंसान के जेब में जितना पैसा है वो दो गुड्स को खरीदने में लगाएगा, यही तो बोला था
यहाँ पे क्या है, टू फैक्टर्स पे पैसा लगाया जाएगा। द फर्म कैन बाय विद गिवन आउटले और एक्सपेंडिचर। जितना एक फर्म एक्सपेंडिचर अपना खर्चा कर रहा है, जितना उसके पास पैसा है प्रोड्यूसर के पास, ठीक है, किसमें लगाने के लिए, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे लगाने के लिए। तो बस वही चीज है, ये सिंपल सा है, कुछ नहीं है। इसको आइसो कॉस्ट लाइन कहते हैं। ये आपका यहाँ पे कंसेप्ट है मेरे बच्चों, ये आप लोग का यहाँ पे समाप्त होता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, बस इसको पढ़ते जाना, एक बार अच्छे से रट्टा मार लेना, और इसमें कुछ नहीं है। अब एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। होप आप लोग को सबको ये यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, क्लियर, तैयार है एमसीक्यू के लिए? हाँ, एमसीक्यू हम इसके बाकी के जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जो अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो, नहीं तो हमारा फिर कॉस्ट वाला नहीं हो पाएगा। मैंने देखो पूरा शिद्दत से और हर एक चीज देखो आप लोग को आराम से समझाने की कोशिश करी है, और आप लोग जैसे बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग को आ ही रहा होगा। शिवांशु साहू, का हाल बा? ठीक बा? खाना वाना हो गल बा? हाँ, पानी पी लूं? मोहम्मद अनास, समझ में आ रहा है? सही लग रही है क्लास? तुम्हारे लिए तो इस बार जान दे दी मैंने। हाँ हाँ, ऐसा ना हो फिर लॉ भी बोल दो, लॉ भी ले लो सर। इसकी कल पीडीएफ लग जाएगी। सब बढ़िया बा? हाँ भाई हेमंत, ठीक है, একদম बढ़िया। রাজমন্ডল, করিস কুদি গন্ডগোল, আমি কলকাতায় আসছি খুব তাড়াতাড়ি। কোন জায়গায় থাকিস? বাঙালি কতজন, হাত উঠাও তো সব। सबको देख, सबने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, तेरे से नहीं हो रही जी शांत, तेरी पिटाई करूंगा मैं। पता, मैंने आज लंच भी नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला मुझे लंच करने का। हाँ, ये भी मिलेंगे। सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है। आप या तो किसी को दिक्कत हो रही है, एक बार 888-888-0402 पे कॉल करना, वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है? टेलीग्राम पर है, देखो सबको मिल गया। नहीं अब, नहीं तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं रहता बेटा। और कल ध्यान रखना, कल जो 8 बजे से क्लास होगी, 8 AM से सभी ने रहना है। 8 बजे से लेकर 1 PM तक कोई ब्रेक नहीं है। ये 5 घंटे आप लोगों ने दिल से क्वेश्चन करना मेरे साथ, अगर सच में पास करना चाहते हो तो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है? ये 5 घंटा कोई ब्रेक नहीं रहेगा। 1 से 1:30 बजे का मैं ब्रेक लूंगा थोड़ा हल्का सा, और फिर 1:30 बजे से लेकर 5 बजे तक कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है? 5 से 5:30 ब्रेक लूंगा, फिर उसके बाद जितना आगे चल सकता है। आप लोग है ना, टेंशन काय को है। चलो अब चैट मत करना। चलो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स? बोला है, किसको बोला जाता है प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स? सिंगिंग अ सॉन्ग बिफोर फ्रेंड्स, प्रिवेंटिंग अ चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग इनटू अ मैनहोल ऑन द रोड, पेंटिंग अ पिक्चर फॉर प्लेजर, या टिलिंग ऑफ सॉइल? क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए ठीक है, सबने देख लिया? इतना टाइम दे रहा हूं, ज्यादा टाइम दूंगा नहीं कवर हो पाएगा ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसका आंसर नहीं दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन? क्या बात, व्हाट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आप लोग को बताना है। व्हाट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन माय डियर? प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, relationship between fixed factor of production and variable factors of production, या relationship between a factor of production and the utility created by it, या relationship between quantity of output। एक ही बार टाइप करना है सबने, ठीक है? तो ऑप्शन जो आपका ए है इज द करेक्ट वन, टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। मैंने कहा था आप लोग को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड? लैंड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना, नॉट बोला है मेरे बाबू, क्वेश्चन में बोला है बच्चों नॉट। इट्स सप्लाई फॉर द इकोनॉमी इज लिमिटेड, इट इज इमोबाइल, इट यूजफुल डिपेंड ऑन ह्यूमन एफर्ट्स, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर फोरफादर्स। नहीं भैया, ये गलत है कि नहीं? गॉड गिफ्टेड है। चलो अगला क्वेश्चन है,
बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है? एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल डिपेंड्स ओनली ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल, सेविंग कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज, हाँ, एक्सटर्नल इकोनॉमीज गो विद साइज एंड इंटरनल इकोनॉमीज विद लोकेशन, ये अभी आएगा हमारा इकोनॉमिक्स का। और द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, नहीं। कौन सा होगा बच्चों? सेविंग कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो भैया गवर्नमेंट अगर पॉलिसी लेके आ रही है, टैक्स बढ़ा दे रही है, तो कहीं ना कहीं सेविंग में असर होगा, नहीं होगा? सीधी सी बात है भाई, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। आगे, इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, अगर मैं व्हीट का प्रोडक्शन कर रहा हूं, ऑफ द फॉलोइंग आर वेरिएबल फैक्टर दैट आर यूज्ड बाय द फार्मर्स एक्सेप्ट, सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं एक को छोड़कर, कौन सा है वो? ध्यान से, हाँ, कौन सा बोला है? एक है, चार है ऑप्शन, एक है जो क्या यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, हाँ, फिक्स्ड फैक्टर है। चलो, ऑप्शन बी होगा बच्चे, द फील्ड दैट हैज बीन क्लियर्ड ऑफ, फील्ड तो वही रहेगा ना, जमीन तो वही रहेगी, पेड़ उड़ काट दिए गए तो क्या हुआ? जमीन तो वही है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट, यस। अगला क्वेश्चन, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, मार्जिनल प्रोडक्ट, रे बाबा, मार्जिनल प्रोडक्ट, माउस नहीं चलता यार, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट कहां लिखा है? द ट्रैक्टर यूज बाय द फार्मर इन प्लांटिंग एंड नॉट ओनली व्हीट बट ऑल्सो कॉर्न एंड बर्ली, अलग अलग चीज में इस्तेमाल किया जा रहा है ना, ठीक है। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट, द एडिशनल, यस, मार्जिनल का मतलब ही होगा आपका एडिशनल, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। चलो, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इंप्लाइज, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या कहलाता है? डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, ध्यान रखना, यस, इंक्रीजिंग क्या है ये? इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, क्यों होगा गौरव, क्यों होगा? डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न बोला है, रिटर्न कम आ रही है बच्चे, तो कॉस्ट क्या लगी होगी? ज्यादा लगी होगी भाई साहब, दिमाग लगाओ, ऊपर रिटर्न है और ये कॉस्ट है, हाँ, इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। देखो क्वेश्चन समझो, द शॉर्ट रन एज इकोनॉमिस्ट यूज द फ्रेज इज कैरेक्टराइज बाय, आपका रिटर्न कम आ रहा है तो कॉस्ट ज्यादा लगी है ना, द शॉर्ट रन एज इकोनॉमिस्ट यूज द फ्रेज इज कैरेक्टराइज बाय, हाँ, शॉर्ट रन को क्या कहेंगे? ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड and no variable inputs, all inputs are variable and production is done in less or at least one fixed factor of production and firms neither leaving nor entering the industry, yes, option A is correct one, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, द मार्जिनल एवरेज एंड टोटल प्रोडक्ट कर्व्स एनकाउंटर्ड बाय द फर्म प्रोड्यूसिंग इन द शॉर्ट रन एग्जिबिट ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप एक्सेप्ट, सारे रिलेशनशिप होंगे इनमें एक को छोड़कर, इनको तीनों की रिलेशनशिप में आप लोगों को करा चुका हूं बहुत अच्छे से, महक ने बोला था तो मैंने दोबारा भी कराया था, तो बच्चा दे रहा है ऑप्शन डी करेक्ट है। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज एट मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट जब मैक्सिमम में था, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये कटेगा और ये राइस करेगा, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है मेरे बच्चों, है कि नहीं वैष्णवी? ये कंसेप्ट करा रखा है, एक बार जरूर देखना है। टू इकोनॉमीज, द मेन डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन इज दैट, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। शॉर्ट रन में एटलीस्ट वन ऑफ द फर्म्स इनपुट लेवल इज फिक्स, एक फिक्स होता है ना बेटा, एक किसने दिया था, सारे फिक्स थोड़ी होते हैं, हमने लैंड अभी लेबर ये सारा पढ़ा है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? लॉ ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड लॉस ऑफ प्रोडक्शन, यस, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, शाबाश बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एन आइसोक्वांट शोज, आइसोक्वांट
आइसो क्वांट अभी पढ़ाया। चलिए ऑप्शन डी क्या है? ऑल द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट yield द सेम टोटल प्रोडक्ट। ऑल द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स among which are produced in different because they yield the same profit। आइसो क्वांट का सी होगा बेटा, सी सी होगा ना। ये और ये थोड़ी था, ये थोड़ी पता। ऑल द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट दैट yield द सेम टोटल प्रोडक्ट, यहाँ पे इनडिफरेंट बोला है, ठीक है। सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। अच्छा हो सकता है कि आप लोग पहले का बता रहे हो। डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑकर, डिमिनिशिंग रिटर्न ये हमने कर लिया, इसी का दूसरा क्वेश्चन था वो जो हमने किया था। विच कॉस्ट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, बेटा वो तो इनडिफरेंट बोला है ना, तो इनडिफरेंट क्या होगा? जैसे मैंने ओम आपको क्या पढ़ाया था, इंडिफरेंस कर में सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देगा, तो यहाँ पे इनपुट जो लगा रहे हैं तो भी सेम लेवल ऑफ क्या देगा? आउटपुट देगा बेटा। इनडिफरेंट कैसे होगा? इनडिफरेंट का मतलब तो अलग होता है बच्चे, ठीक है। विच कॉस्ट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, कौन सा कॉस्ट है प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ता है? एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। यस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। ये अभी कॉस्ट का हम लोग आए नहीं है, ये अभी अभी करेंगे। कॉस्ट का हमारा रह गया, अभी कॉस्ट का भी रहना है। कभी कॉस्ट का यहाँ पे आ गया है तो कॉस्ट का अभी 1 मिनट, अभी कॉस्ट का कंसेप्ट है, थोड़ा वो कर लें पहले। यहां तक क्लियर है? ये कॉस्ट का है तो थोड़ा सा अभी हम लोग को वेट करना पड़ेगा। बाकी इसमें भी कम से कम 100 और 150 एमसीक्यू। कल के उसमें कितने एमसीक्यू थे बताएंगे आप लोग कुछ? वही कर रहा हूं मुकुल। चलिए ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन बताओ। चलो ये कर सकते हो आप लोग फटाफट। सपोज द फर्स्ट 4 यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल इनपुट जनरेट कॉरस्पॉन्डिंग टोटल आउटपुट, ठीक है। ये 1 2 ये क्यू है, 3 और 4। ये टीपी दे रहा है कितना? बोला ये 200 दे रहा है, ये 350 दे रहा है बाबू, ये 450 दे रहा है, ये 500। हमें एपी निकालना है थर्ड यूनिट का। तो थर्ड यूनिट का एपी कैसे आएगा? तो एपी का मतलब क्या होता है रे? टीपी अपॉन क्यू। टीपी का बा 450 और क्वांटिटी बा 3, तो कितना हो जाएगा? 150 होगा मेरे ख्याल से, है ना। यस बहुत बढ़िया बुझबा। चलिए थ्योरी ऑफ कॉस्ट यहां तक क्लियर? एक बार फटाफट बताएंगे, जल्दी डू फास्ट। इसके और भी क्वेश्चन है जो लगे हुए हैं, ठीक है। ये तो कंसेप्ट रह जाएगा, रिवीजन अच्छी होनी चाहिए। अच्छा 248 था, ठीक है बाबू, यहां तक सब क्लियर है? हाँ अपने अपना फीडबैक दे देना। हाँ हाँ, हे भगवान कहाँ है तू? चलो जी, अब आते हैं कॉस्ट के ऊपर। ध्यान से समझना, कॉस्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैं फटाफट कर रहा हूं, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े आराम से समझ सकते हो। बट इसमें एक पार्ट है कॉस्ट का जो समझाऊंगा, एक रिलेशनशिप और एक ये अच्छे से देखना, ठीक है। इकोनॉमिक्स डिस इकोनॉमिक्स क्या है वो इजी पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट वो आप लोग कवर कर लेंगे बस। कॉस्ट एनालिसिस क्या है? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जितने भी जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो खर्चा लगता है, ठीक है। जैसे हमने क्या पढ़ा, लैंड हो गया, लेबर हो गया, ये सारे हमारे क्या थे और भी, है ना। कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन पे जो कॉस्ट लगती है, खर्चा जो लगता है, इन पे जो हमारा क्या लग रहा है, खर्चा जो लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट, ठीक है। ये आप लोग को पता है। अब हमें मेन कॉस्ट का कंसेप्ट समझना है। यहाँ पे जो यहाँ पे है, कॉस्ट का मतलब होता है जो भी एक चीज को प्रोडक्ट करने के लिए जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो खर्चा किया जाता है, दैट इज सेड टू बी एज कॉस्ट, ठीक है। अब कॉस्ट का जनरली जो कंसेप्ट है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है। ध्यान से समझना, मैं एक एक चीज समझा रहा हूं। बोला अकाउंटिंग कॉस्ट रिलेट टू दोस कॉस्ट ओनली विच इन्वॉल्व कैश पेमेंट बाय द एंटरप्रेन्योर ऑफ द फर्म,
है ना, जो हम किसको दे रहे हैं, बाहर को दे रहे हैं, बाहर लोगों को दे रहे हैं। मान लो मैं कंपनी है, मुझे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदना है, मुझे पैसा पे करना पड़ेगा, किसको, लेबर को। मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं, रॉ मटेरियल को पेमेंट करनी, रॉ मटेरियल का पैसा देना पड़ेगा, मजदूर को वेजेस देना पड़ेगा, सैलरीज देनी पड़ेगी, तो ऑल दीज आर अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है, क्या होता है ये, अकाउंटिंग कॉस्ट होता है। और इस कॉस्ट को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। एक्सप्लिसिट मतलब जो देना है, जो गया, जो मेरे से गया, एक्स का मतलब पता है ना, हाँ, जो गया मेरे से, ठीक है, वो हो गया आपका अकाउंटिंग कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ एंड एम्प्लॉयड इन हिज ओन बिजनेस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, इसको नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट कहते हैं। एक हमने पढ़ा अकाउंटिंग कॉस्ट, ध्यान से समझना, ठीक है। अकाउंटिंग कॉस्ट को हमने क्या पढ़ा, इसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा मेरे बच्चों, दूसरा सर हमने पढ़ा नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है, नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट को हमने क्या लेना है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, ध्यान से समझो। ठीक है, यहां पे लिखा है कि कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ओन्ड बाय एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ एंड एम्प्लॉयड इन हिज ओन बिजनेस आर कॉल्ड। चलो, अपने बिजनेस में लगा दिया। अब यहां पे ध्यान से समझो, मान लो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मेरे पास दो घर है, एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास हाउस ए है, और मेरे पास दूसरा घर है, सच में नहीं है, मतलब एग्जाम्पल है, हाउस बी है। हाउस ए में मेरा परिवार रहता है, मी एंड माई फैमिली, जिनको बहुत कम मुलाकात होती है मेरी चलो, तो हाउस ए जहां पे मेरी फैमिली रहती है। अब हाउस बी है मेरे पास, अब हाउस बी को क्या किया मैंने, अपने बिजनेस पर्पस के लिए लगा दिया। हाउस बी को मैंने क्या लगा दिया, अपनी फैक्ट्री बना दी भैया, इसमें अपने बिजनेस पर्पस के लिए लगा दिया। ठीक है, अगर मैं इसको बिजनेस पर्पस से नहीं लगाता, अगर मैं इसको रेंट में देता, तो क्या इससे मुझे पैसा अर्न होता, कमाई होती, पैसा या नहीं होता। अगर मैं इस घर को किराए पे देता तो मुझे पैसा मिलता, बट क्या अभी पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको तो मैंने अपने काम के लिए ही इस्तेमाल कर लिया है भाई। तो ये कहलाएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये होगा हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये सारे इम्प्लिसिट कॉस्ट के एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि इसकी भी तो एक कॉस्ट होगी ना, इसकी भी तो एक कॉस्ट होगी। अगर मैं रेंट मिलता मुझे पैसा मिलता, बट अब ये क्या है, इसको कारखाने में लगा दिया तो मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो इसकी भी जो अपनी एक कॉस्ट है इसको कहेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, और जो मुझे बाहर पैसा देना पड़ रहा है वो मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा, विच इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो मैंने दो कॉस्ट पढ़ाई, एक अकाउंटिंग कॉस्ट जो मैं कैश में पेमेंट कर रहा हूं, रॉ मटेरियल्स की पेमेंट कर रहा हूं, वेजेस कर रहा हूं, सैलरीज कर रहा हूं, वो मेरी अकाउंटिंग कॉस्ट, या उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। और नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो मुझे क्या करना पड़ रहा है, हाँ, मिलता पर मिल नहीं रहा, मिलता पर मिल नहीं रहा, अपने इस्तेमाल के लिए मैंने उसको यूज कर लिया। ठीक है, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, तो वो नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट है, उसे इंप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा इकोनॉमी कॉस्ट क्या है सर। तो अगर मैं बोलूंगा बच्चों इकोनॉमी कॉस्ट की बात, तो इकोनॉमी कॉस्ट में दोनों कॉस्ट इंक्लूड हो जाता है। सर कौन सा, सर इसके अंदर आता है आपका अकाउंटिंग कॉस्ट भी आता है, प्लस नॉन अकाउंटिंग, प्लस नॉन अकाउंटिंग मतलब कॉस्ट भी आता है। क्या सर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इकोनॉमिक जो कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया, कुछ रॉकेट साइंस ने आराम से समझाया। अब सर इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है, अब इकोनॉमिक मेरी अगर मैं बोलूंगा बच्चों, बताओ इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है, मेरी टोटल इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या हुई, तो आप कहोगे सर जितना आपने टोटल रेवेन्यू कमाया, क्या कमाया मैंने जितना टोटल रेवेन्यू कमाया उससे माइनस कर दो जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, उससे माइनस कर दो किसको, इकोनॉमिक कॉस्ट को, अर्थात जो टोटल रेवेन्यू था उससे माइनस कर दो किसको, इकोनॉमिक कॉस्ट को। ठीक है, यही तो बोला मैंने, इकोनॉमिक प्रॉफिट, इकोनॉमिक कॉस्ट को माइनस कर दो। ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉस्ट को माइनस कर दो मतलब क्या सर, इकोनॉमिक कॉस्ट को माइनस कर दो मतलब जो मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी था प्लस इंप्लिसिट कॉस्ट भी था, इन दोनों को माइनस कर दो टोटल रेवेन्यू से, तो मेरा वो इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट, सीधी सी बात है। अब बोला कि अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट बोलो, अकाउंटिंग प्रॉफिट, क्वेश्चन में क्या बोला है, अकाउंटिंग प्रॉफिट, तो अकाउंटिंग मतलब कौन सा होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो मैं बाहर को पे कर रहा हूं, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होगा, तो अगर जो मेरा टोटल रेवेन्यू आया
टोटल रेवेन्यू से अगर मैं सिर्फ माइनस करता हूं किसको, अकाउंटिंग कॉस्ट को, अकाउंटिंग कॉस्ट को, या जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू से अगर मैं अकाउंटिंग कॉस्ट को माइनस करता हूं या मैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करता हूं तो मेरा वो आ जाएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ये कंसेप्ट आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या ये क्लियर है मेरे बच्चों? फटाफट बताएंगे क्लियर है ये कॉस्ट समझ में आया अच्छे से? हाँ सभी ने बताना। देखो कुछ नहीं था, मैंने सारी चीज समझा दी, बाकी नोट्स तो दे ही रहा हूं। इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है? देख, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो मैं दे रहा हूं बाहर, ठीक है। बाहर से अगर मैंने कोई चीज हायर किया बेटा, या बाहर से कोई चीज खरीदा जिसान, तो उस पर जो पैसा खर्चा कर रहा हूं तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होता है कि जिसकी कॉस्ट होती है बट वो क्या, हाँ, मुझे देनी नहीं पड़ रही है, ठीक है। यहां पे लिखा ना साफ साफ, जैसे मैंने आपको घर का एग्जांपल अभी बताया था, ठीक है। यहां पे मैंने क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ओन बाय एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर अपने लिए यूज कर रहा है, ठीक है। मान लो अगर मैं किसी के किराए के घर पे रह रहा हूं बट वो किराया अगर मैं नहीं दे रहा हूं, अगर मैं किराए के घर पे रह रहा हूं, किराया मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गई, तो वो हो जाएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि उसका भी तो एक खर्चा था, मान लो फ्री में दे दिया। उसी तरीके से मेरा घर था दो, एक घर में मैं रहता हूं और एक घर मैंने क्या कर दिया, एक घर मैंने अपने कारखाना के रूप में चेंज कर लिया, या मैंने सीए का ऑफिस बना लिया, या मैंने कुछ भी कर लिया, ठीक है। बट अगर मैं वो अपना ऑफिस नहीं बनाता, या अगर मैं वहां पे क्या करता, फैक्ट्री नहीं खोलता, तो मुझे कुछ ना कुछ पैसा मिलना था ना उससे किराए पे देने पर, तो उसकी भी एक कॉस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है? सर आ रही है बिल्कुल। तो वो कहलाएगा बच्चों इम्प्लीसिट कॉस्ट, ठीक है। और बाहर से अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूं, लेबर को हायर कर रहा हूं, रॉ मेटेरियल ले रहा हूं, परचेस कर रहा हूं, तो उस पर जो पैसा खर्च कर रहा हूं वो होगा मेरा क्या, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बस ध्यान रखना, ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ठीक है। जो मुझे मिलने वाला था, जो मुझे ऐसे समझो जो मुझे मिलने वाला था अब वो नहीं मिल रहा है, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे मैंने अभी क्या बताया, घर का किराया मुझे मिलने वाला था अगर मैं उसको किराए पे देता तो, बट क्या मिल रहा है? अब नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, उस पर कारखाना खोल रहा हूं, क्योंकि मैंने उस पर क्या कर दिया, कारखाना खोल दिया। वो मेरा कहलाएगा आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट का लाइन क्या है? अब यहां तक क्लियर है बच्चों? एक बार फटाफट बताएंगे, यहां तक क्लियर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाँ ये सही कहा। कौन था ये? हाँ अंजलि, हाँ वेरी गुड बच्चे, ठीक है। अब क्लियर है सभी को? एक बार बताएंगे। ओम पांडा क्लियर है? जिशांत एक बार बता दे क्लियर है? परी, साफवान, सारे बच्चों, स्वाति, स्नेहा नहीं है, स्नेहा मिश्रा, स्नेहा क्या था, साक्षी, हाँ साक्षी है। कैसे हो? इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है बेटा प्रिया? इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब, प्रॉफिट कब होता है? जब मेरा रेवेन्यू ज्यादा होता है, मेरी जब कमाई ज्यादा होती है ना बच्चे। चल देख इधर, इधर समझ। अभी कोई लिखेगा नहीं, हाँ। मैंने इकोनॉमिक प्रॉफिट, इधर देख बेटा मैं लिख रहा हूं, सर इकोनॉमिक प्रॉफिट, प्रॉफिट कब होता है? जब मेरा रेवेन्यू ज्यादा होता है। तो मैं टोटल रेवेन्यू पहले लिख रहा हूं, तो टोटल रेवेन्यू से माइनस करूंगा किसको, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉफिट बोला है, तो इधर इकोनॉमिक कॉस्ट लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे अपन लोग? इकोनॉमिक कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू से जो इकोनॉमिक कॉस्ट को माइनस कर दूंगा ना बच्चे मेरे, तो वो इकोनॉमिक प्रॉफिट कहलाएगा, है कि नहीं है? तो मैंने टोटल रेवेन्यू का टोटल रेवेन्यू लिखा, माइनस का माइनस। अब इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है? हमने पढ़ा था अभी इकोनॉमिक कॉस्ट, ये ऊपर लिखाया था मैंने इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है? सर इकोनॉमिक कॉस्ट होता है अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट, ये होता है बेटा, ठीक है प्रिया। तो अकाउंटिंग कॉस्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? अकाउंटिंग कॉस्ट को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ये बोला था बेटा, प्लस और नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो क्लियर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कह सकता है। विनीत यहां तक समझ में आया?
विनीत सर समझ में आया? अब आउटले कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आउटले कॉस्ट वो होता है जो एक्चुअली आप फंड का पैसा, जैसे वेजेस सैलरी जो अभी हमने पढ़ा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक तरीके से, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है आपका, एक इम्प्लिसिट कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, जो आपका हमने इम्प्लिसिट कॉस्ट अभी पढ़ा, ठीक है, वही चीज आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है क्या, वो कॉस्ट जो फिक्स होता है, मतलब क्या होता है, चाहे प्रोडक्शन हो या नहीं हो, ऐसा कॉस्ट चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो फिर भी आपको कॉस्ट क्या लगती लगती है। अब जैसे मान लो, ध्यान से समझो मेरी बात, फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूं, ये आपको बताया नहीं होगा नॉर्मली किसी ने, बट जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना बच्चों, वो एक्चुअली इनकर किया जाता है बिफोर द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मेरी बात समझ कि बच्चे मैं एक बिल्डिंग बनाने वाला हूं, मैं क्या एक बिल्डिंग बनाने वाला हूं, अब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए मुझे मशीन चाहिए, तो मैं आज क्या किया, जाके मशीन खरीद के लेकर आया, मैं जाके मशीन खरीद के लाया 10,000 रुपए की, कितने की, 10,000 की मशीन की खरीद के लेके आया, बट अभी प्रोडक्शन तो थोड़ी शुरू हुआ, प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ, मैंने पहले मशीन खरीदूंगा तभी तो प्रोडक्शन करूंगा, तो बिफोर द प्रोडक्शन ही तो किया काम, मशीन खरीदा, एम आई राइट? तो मशीन खरीदा मैंने 10,000 का, अब क्या हुआ, मेरी कॉस्ट तो लग गई 10,000, बट क्या प्रोडक्शन हुआ, अभी बिल्डिंग बनी नहीं बनी, अभी तो सिर्फ मशीन खरीदा है। अब मान लो अगले दिन एक भी मजदूर नहीं आया, तो मेरी कॉस्ट कितनी पड़ी, खर्चा, तो आप कहोगे सर 10,000 ही पड़ी। दूसरे दिन दो मजदूर आए, काम शुरू किया, मेरी खर्चे कितना हुआ, कॉस्ट मशीन की, यही खर्चा है मशीन का, कॉस्ट तो वही रहेगा फिक्स। तो ऐसा कॉस्ट चाहे वो प्रोडक्शन हो या प्रोडक्शन ना हो, ठीक है, वो हमारा क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा, ठीक है, वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट ही रहेगा। क्लियर है बच्चों? ये स्वाति सेठ क्लियर है? हाँ, अब चल एक एग्जांपल ले ले, फिक्स कॉस्ट का एक एग्जांपल ले ले, मान ले हमारे यहाँ पे ये दिख रहा है चंचल, चंचल समझ में आया? हाँ, सैलरी वो मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, जो सैलरी है वो फिक्स मिलती है, रेंट जो हो गया वो फिक्स कॉस्ट है, बट हम जब इसमें प्रोडक्शन एक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें हम लोग, हाँ, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है विनीत, जब हम बात करते हैं बच्चों प्रोडक्शन की बात, तो वो प्रोडक्शन में हम लोग, इसलिए मैं उस चीज को लेके आया हूं आपको जो कारखाने की बात मैंने कही है, हाँ, इंश्योरेंस का प्रीमियम ये सारा हो सकता है, बहुत बढ़िया। अब मान ले चंचल कितना, देख चंचल मन है, अब मान ले चंचल की शादी है, क्या है विनीत? हाँ भाई विनीत, क्या बोला मैंने, मान ले कि चंचल की शादी है, हाँ, तेरी नहीं उसकी, चंचल बोल, हाँ, लाइसेंस फी भी चलेगा बेटा, हाँ, चंचल कह रहा हाँ सर, कब है बेटा, अच्छा भी देर है, हाँ, तो खुश मत हो, ठीक है, हाँ अब ठीक है, मान ले चंचल की शादी है, ज्यादा खुश नहीं होना है अभी, यहां ध्यान दो, बस हो गया अभी इतना, क्या नाम है, अनास, बस एनफ। अब वो एक कॉफी की मशीन खरीद के लाया, क्या लाया, सर्दियों के टाइम पे शादी है, जनवरी में होने वाली है, कॉफी की मशीन खरीद के लाया, ठीक है, रखी है, गेस्ट आए नहीं है, ठीक है, 10,000 की खरीद के लाया, प्रोडक्शन एक भी नहीं हुआ, एक भी कप कॉफी का नहीं बना, ठीक है, अगले दिन क्या है, 4 गेस्ट आए, चाहे 4 कप बनी कॉफी की, पर उसकी कॉस्ट क्या है, कॉफी की मशीन की कॉस्ट वही 10,000 रुपये रहेगी। तीसरे दिन और गेस्ट आए, तो कॉस्ट क्या रहेगी, वो 10,000 ही रहेगी, मशीन तो 10,000 में ही लाया, बढ़ थोड़ी जाएगी, है ना, उसकी तो वही कॉस्ट लगी थी। तो कहने का मतलब फिक्स कॉस्ट वो होता है मेरे बच्चों, क्या होता है, बिफोर द प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है पहली चीज, और क्या होता है, वो फिक्स रहता है, चाहे प्रोडक्शन जीरो हो या प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, हाँ, वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो कॉस्ट बढ़ते रहती है या घटते रहती है, वो डिपेंड करता है, जैसे रॉ मेटेरियल अगर हम ज्यादा लेंगे तो हमारा वो क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा, वो बढ़ेगा, कम करेंगे तो वो हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, कितना एक्सपीरियंस है इसको देखो, आगे देखो। अब कॉस्ट फंक्शन ये आपने पढ़ लेना है, कुछ नहीं है, सिंपल बोला है क्या, द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट फंक्शन इज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट, तो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ आपके कॉस्ट है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है ना, टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ आउटपुट क्या करना है। अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कंसेप्ट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, बस अब यहाँ पे देखना है, हमने ये शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, हमने ये पढ़ा था लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था शॉर्ट रन में, और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल इसमें पढ़ा था। शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट कर्व होता है बच्चों हमारा टीएफसी,
प्लस टीवीसी दोनों को मिलाकर, ध्यान रखना, ठीक है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी, टीएफसी मतलब जहां पे फिक्स कॉस्ट भी होगा और वेरिएबल कॉस्ट भी होगा, दोनों को मिलाकर हमारा टोटल कॉस्ट आता है। तो ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, अभी हमने जो फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ा था वही हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया। अब यहाँ पे आउटपुट देखो 0 है, मैंने कहा बिल्डिंग में अभी काम शुरू हुआ नहीं, ठीक है, कॉफी बनी नहीं, तो फिक्स कॉस्ट क्या लगा, हमने 10,000 का खरीदा, ये 10 लिख दिया मैंने। अब मान लो एक मजदूर ने काम शुरू कर दिया, थोड़ा आउटपुट पर फिक्स्ड कॉस्ट क्या 10 ही है, ठीक है। ये फिक्स कॉस्ट 10 10 10 10 ये फिक्स ही रहेगा, ये क्या रहेगा मेरे बच्चों, फिक्स रहेगा। बट जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ये टीएफसी और टीवीसी को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, टीसी आएगा। क्या आएगा, टीसी आएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमारा देखो एक्स और ये वाई एक्सिस, ये मेरा यहाँ पे आउटपुट, और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो देखो फिक्स रहेगा, ये अगर 10 है यहाँ पे तो ये फिक्स कॉस्ट 10 10 10 10 10, तो ये स्ट्रेट लाइन फिक्स कॉस्ट आ गया, ठीक है। ये फिक्स कॉस्ट आ गया बच्चों, मेरे ध्यान रखना, ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट आ गया। अब जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 0 से शुरू हुआ, अब वो कुछ इस तरीके से बनता है, उसका जो शेप बनता है ना वो इनवर्स एस बनता है। क्या बनता है, इनवर्स एस। क्यों सर इनवर्स एस बनता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होता है बच्चों, पहले देखो 8 का गैप, ठीक है, फिर यहाँ पे 5 का गैप जो अभी ने किया था, कॉस्ट क्या होगा, पहले कॉस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, फिर बढ़ेगा, इसलिए ये आकार क्या हो जाता है, इनवर्स एस का हो जाता है। टोटल कॉस्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, टोटल कॉस्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूड है, तो इसलिए टोटल कॉस्ट यहां 10 से शुरू होगा, इसका आकार भी इनवर्स एस शेप डी होगा, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज, वी चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। टीएफसी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्वेश्चन आएगा तो बता देना। रेंट इंश्योरेंस इसके एग्जांपल है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये होते हैं जो आउटपुट के साथ साथ चेंज होते हैं, ये आपका इनवर्स एस शेप्ड होता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे पूरा डिटेल में बता दिया, कुछ नहीं था। एक आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ऐसे कुछ कॉस्ट होते हैं बच्चों, है ना, जो ना तो पूरी तरीके से वेरिएबल होता है ना फिक्स होते हैं, मतलब दोनों होते हैं, फिक्स्ड भी होते हैं और वो क्या होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब किसी के घर में अगर एमटीएनएल का लाइन रहा होगा, जो टेलीफोन जो था महानिगर टेलीफोन निगम जो भी है, एमटीएनएल निगम लिमिटेड, है ना, या बीएसएनएल का फोन उस टाइम घर में लगे होते थे, तो आप क्या, जब आप कनेक्शन लेते हो ना एमटीएनएल का या बीएसएनएल का, तो आपको क्या करना होता है, एक ना मंथली रेंट देना होता है, आपको पता होगा, आपके घरों में रहा होगा तो एक मंथली रेंट देना होता है 200 का या 300 का, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 200 300 आपने दिया, उसके बाद एक लिमिट तक आपने कॉल किया, ठीक है, 100 फ्री है। उसके बाद जैसे जैसे आप एक एक कॉल करोगे या 60 मिनट एक एक मिनट का कॉल करोगे तो आपका 2 रुपया बढ़ता जाता है, इस तरीके से। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, एक आपको मिनिमम बिल देना ही देना पड़ता है, ठीक है, जो फिक्स रहेगा, है ना। आपका अगर 2 किलो वाट का अगर पावर ले रखा है आपने या 3 किलो वाट का, तो एक फिक्स्ड अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा। और उसके बाद जैसे जैसे आपकी यूनिट बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आपका क्या रहेगा, हाँ, वैसे वैसे आपका बढ़ता रहेगा। 1 यूनिट बढ़ा 6 रुपए, 2 यूनिट बढ़ा 12 रुपए, तो इसमें दोनों केस आ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट का भी आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट का भी आ रहा है। तो इसलिए देखो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये जो गया ऊपर ये तो हो गया वेरिएबल कॉस्ट, मैंने कहा जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, और ये हो गया फिक्स कॉस्ट जो आपको स्टार्टिंग में देना होता है, ठीक है। तो ये जो एरिया जो आ रहा है आपका इन दोनों का, ये एरिया जो आ रहा है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ये कहलाएगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इसका अच्छा एक एग्जांपल है, मैंने जो अभी आप लोग को दिए हैं, ठीक है, कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल से। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है, इसमें अब थोड़ा सा ध्यान रखना कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ये वाला पार्ट बता रहा हूं बस, उसके बाद ये कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है, ये चीज समझना है सबने, कैसे आया ये चीज समझ लिया तो सब कुछ हो गया, बाकी कुछ नहीं है। बस ये चीज यहाँ पे समझाने के लिए मैंने आप लोग को किया है, एक रिलेशनशिप होगा, ठीक है, ये आप लोग खुद कर लेंगे, टोटली थ्योरी। देखो अब यहाँ पे देख मेरे बच्चे, ध्यान से इस चीज को समझना है पहले। जैसे आउटपुट देखो पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा 10 10 10 10 10 10 10 रहा है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ, ठीक है, पहला वेरिएबल कॉस्ट क्या, अगर कोई चीज प्रोडक्शन ही नहीं हुई है तो वेरिएबल कॉस्ट का आएगा, वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा, है कि नहीं है। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनाना है, यहाँ पे देखो पहले 1 पे 10 लिया, ठीक है मेरे बच्चों, फिर यहाँ पे 8 का गैप लिया,
फिर यहाँ पे 6 का गैप लिया, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, धीरे धीरे घट रहा है, पहले देखो 24, ठीक है, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे फिर बढ़ने लगा। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो बच्चों इस तरीके से आपका टीएफसी टीवीसी दोनों आ गया, इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका टीसी आ जाएगा, तो ये टोटल कॉस्ट आ गया, आपको पता है, ठीक है। अब एसी कैसे निकलता है, हमने देखा ही था, एसी अगर निकालेंगे तो टीसी अपॉन क्यू कर देंगे। तो मेरे बच्चों ये टीसी अपॉन क्यू मतलब ये आउटपुट जो दे रखा है करेंगे तो आपका ये एसी आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर एएफसी निकालना है तो एएफसी कैसे निकलेगा, टीएफसी अपॉन क्यू कर दो, आपको टीएफसी भी पता है, आपको क्यू भी पता है, तो ये आपका एएफसी आ जाएगा। उसी तरीके से एवीसी अगर करते हैं तो सर टीवीसी अपॉन क्यू, ठीक है, तो टीवीसी भी पता है, क्यू भी पता है, तो ये आ जाएगा। एमसी आपको निकालने को आता ही है ना, एमसी क्या होता है, टीसी में जो चेंज आ रहा है ना, टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, तो ये सारा चीज आपको पता है। अब ये जब पता है तो अब इसके हिसाब से अब एक एक चीज करके आप लोगों ने यहाँ पे देखना है, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एएफसी वाला पार्ट आ जाओ। बोला है एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, इज द टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। मैंने आपको अभी समझाया था, जो एएफसी है मेरे बच्चों वो आपका टीएफसी अपॉन क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। द जनरल शेप ऑफ एएफसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट डज नॉट टच द एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, और एएफसी कभी भी जीरो नहीं होगा। इट इज नॉट यू शेप्ड, यू शेप्ड भी नहीं होगा, बट उसके आकार को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ये कैसे पता चल रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अब अगर आप लोग ने ये सही से अगर ये समझ लिया होगा तो एएफसी वाला पार्ट आओ, एएफसी वाला पार्ट आओगे तो आप खुद देख लोगे कि सर एएफसी आया है आपका, तो एएफसी क्या आ रहा है 10, 5, 3.3 ऐसे आ रहा है, बिल्कुल एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा है। अगर ये देखो एएफसी वाला पार्ट, तो एएफसी वाला पार्ट अगर देखोगे तो देखो ये एएफसी वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये आ रहा है, ठीक है, ये आउटपुट है और इसके हिसाब से ये एएफसी कर्व बना है ये। तो ये जो आकार बना है ना हमारा, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो ये आकार बना है, चलो जी, तो ये जो हमारा इस तरीके से जो आकार दिख रहा है आपको, ये ऐसे गया, ये क्या लाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये किसका आकार हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एएफसी, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली कैसे पता चल रहा है, वो जो मैंने टेबल बनाया है ना, उस टेबल के सहायता से ही आपको पता चलेगा बच्चों, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, एक टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स रखो, एक बार ट्राई कर लेना आप लोग बना के। टीबीसी क्या करना है, पहले टीबीसी में क्या गैप क्या कर दो, कम मतलब इंक्रीज करोगे, गैप कम कर देना, फिर गैप बढ़ा दो। देखो पहले 8 का गैप, फिर 6 का, फिर 4 का, है ना, इस तरीके से क्या, फिर मान लो 2 का, फिर बढ़ा दो सीधा, फिर 4 का बढ़ा दो, फिर 6 का, 8 का, 10 का, बस हो गया खत्म कहानी। और ये दो चीज आ गई तो बाकी की सारी चीजें आपको आई जाएगी, बाकी की सारी चीजें आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक बार कर लोगे तो ऑटोमेटिकली ये भी सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, अपने आप ही याद होती है बेटा, और कुछ नहीं है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर बनाते हो तो बोला वो यू शेप्ड होगा। अब देखो इसी टेबल की सहायता से जो शेड्यूल बनाया था, इसी टेबल के सहायता से अगर मैं एबीसी बनाता हूं ना, तो देखो एबीसी कैसे बनेगा, एबीसी हमारा बनेगा इसी टेबल की सहायता से, इस तरीके से आ गया ये एबीसी। ये देखो ये एबीसी, ये किस आकार का बना है सर, ये यू आकार का बना है ना, इस आकार का बन रहा है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये यू आकार हो गया, ठीक है। तो एबीसी जो होगा वो हमारा क्या होगा सर, एबीसी हमारा यू शेप्ड होगा, ठीक है। और हमारा एटीसी क्या होगा, एटीसी का मतलब एसी, और एसी जो होगा वो भी हमारा यू शेप्ड ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो एमसी कर्व होगा ना बच्चों, एमसी कर्व भी आपका क्या होगा, यू शेप्ड ही होगा, ठीक है, एमसी कर्व भी यू शेप्ड होगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये चीजें यहाँ पे बता दी गई है, ये आप लोग समझिए। तो एमसी कर्व भी यू शेप्ड है, दिख रहा है आपको, और आपका एवीसी कर्व, एवीसी कर्व भी आपका यू शेप्ड है। सिर्फ जो आपका एएफसी कर्व होता है वो आपका क्या होता है, रेक्टेंगुलर, ध्यान रखना, वो रेक्टेंगुलर हाइपर बोला होता है, बस ये चीज याद रखो। तो अब आपको ये चीज पता है, एमसी एंड एसी बोथ कैन बी कैलकुलेटेड बाय टीसी, ये तो आराम से समझोगे। व्हेन एसी फॉल, जब एसी फॉल कर रहा है, वो टेबल में देखोगे तो एमसी भी फॉल कर रहा है बट एसी इज ग्रेटर देन एमसी, ठीक है। व्हेन एसी राइजेस एमसी आल्सो राइजेस बट एमसी इज ग्रेटर देन इतना। व्हेन एसी इज मिनिमम, जब एसी सबसे कम में होगा तो उस समय एमसी इज इक्वल टू एसी होगा। इन अदर वर्ड्स
MC कर्व कट्स AC कर्व। MC कर्व क्या होगा, AC कर्व को कट करेगा फ्रॉम बिलो, मतलब मिनिमम पॉइंट पे। ये देखो इसके मिनिमम पॉइंट ऐसे ऐसे जा रहा है। तो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है ये। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर है बच्चों, यहां तक बताएंगे एक बार फटाफट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, बस ये एक बार शेड्यूल जरूर बना लेना और वो कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन ही ऐसे पूछे जाते हैं, ये कर्व क्या बनेगा, वो क्या बनेगा। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत ही आसान सा चीज है ये जो समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमिक्स जो है वो आप लोग कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चंस में करा रहा हूं अभी। एक क्वेश्चन पहले मैं कॉस्ट के ऊपर कराऊंगा क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। 6:30 तक कितना हो गया? हाँ, बस 20-25 मिनट, फिर आप लोग अपनी तैयारी करें। तो ये 90% लगभग कंप्लीट हो गया सर। वो टेबल वाला क्वेश्चन में टेबल गिवन रहेगा, वो तो इजी है बेटा। आप खुद अपने हिसाब से लगाओ कि आप 0 1 2 3 4 10 तक ले लो। फिर या आप चाहो 100 रखो TFC को, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को रखो, पहले 0 रख दो, दूसरी बार में 100 रख दो। फिर 100 के बाद मान लो पहले में 50 बढ़ा दिया, 150 कर दो। फिर 150 के बाद फिर ऐसे करो कि 190 कर दो, 40 का रखो। तो ऐसे करके गैप करो, पहले कम रखो फिर बढ़ा दो, बाकी तो सारे निकल जाएंगे। तरीका बता दिया बाकी निकालने का, है ना। और इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बना दिए हैं यहाँ पे, बस इसको पढ़ना है। ये आपने आरुष देखना है खुद, ठीक है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को प्लानिंग कर्व कहते हैं, ये थोड़ा याद रखना है आप लोगों ने। बाकी आपका सारा चीज हो गया। सर किसी एसेट का मेंटेनेंस कॉस्ट क्या इसमें इंक्लूड होता है? किसी एसेट का जैसे कि क्या बोलना चाह रहे हो वो तो सरकार है की बोल चीज बॉल रुद्रा। हाँ, वो तो आपका डिप्रिशिएशन वाले में आ जाएगा ना, वो तो डिप्रिशिएशन हो जाएगा बेटा, फिक्स कॉस्ट। हाँ ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग कर लेंगे। ये आपका कवर हो गया पूरा। चलो जी, फटाफट अब एग्जाम्पल हैं आप लोग के, ये सॉरी एमसीक्यूज, ये प्रैक्टिस करना है। फटाफट डू फास्ट। तो 90% से ऊपर भी मैंने करा दिया, ये कुछ बचा नहीं है। एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, वो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा क्योंकि उसमें थोड़ा डिटेल में समझना है। उसमें एक चीज ध्यान रखना, उसको प्लानिंग कर्व कहते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस छोटा सा टॉपिक है वो एक। हाँ, फिक्स्ड फिक्स्ड डेप्रिसिएशन फिक्स्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इम्प्लिसिट कॉस्ट, पहला क्वेश्चन। अच्छा मैं आप लोगों को, चलो, इम्प्लिसिट कॉस्ट द पेमेंट ऑफ रेंट बाय द फर्म फॉर द बिल्डिंग इन विच इट इज हाउस। हाँ तो अब ये तो ए दे रखा है देखो, इंटरेस्ट दैट कुड हैव बीन अर्न्ड, ये होगा ना बेटा, ऑन रिटेन अर्निंग यूज्ड बाय द फर्म टू फाइनेंस एक्सपेंशन। उसको मिल जाता पर मिला नहीं, मैंने क्या कहा, जो मिलने वाला था वो मिला नहीं, तो ऑप्शन यही तो होगा। हाँ ध्यान से देख बेटा क्वेश्चन, इसको आपने करना है, यूज द फॉलोइंग डेटा टू आंसर क्वेश्चन 224। चलो, द एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है आपको, निकालना है AFC कब, सेकेंड यूनिट ऑफ आउटपुट पर। आपको TC पता है, हड़बड़ी मत करना। AFC का फॉर्मूला होता है TFC अपॉन Q। आपको पता है क्या, TC पता है, ठीक है। TC पता है तो TFC भी पता हो जाएगा। TC हाँ पता होगा, कितना हो जाएगा बताना, 240 240 240। तो 240 आ रहा है हमारा क्या, TFC। और इसको डिवाइड कर देंगे किसने, सेकेंड से। 2 एकम 2, 2 दूना 4, इतना 120 आएगा ना, C आएगा ना बेटा। हाँ 120 ही है, ठीक है। ठीक है, तो वही तो करना है, जो TC की पहली वैल्यू है वही तो हमारी TFC की वैल्यू होगी। हाँ क्योंकि TVC यहाँ पे दिया नहीं है। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6 यूनिट ऑफ आउटपुट, 6th यूनिट ऑफ आउटपुट का मार्जिनल कॉस्ट 6th यूनिट में, मतलब यहाँ पे MC क्या होगा बताओ फटाफट बच्चों। MC का मतलब पता है ना आप लोग को, TCN माइनस TCN माइनस 1। तो 690 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 होगा। तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, तो ये आपका 80 हो जाएगा, ये 80 आ गया। अगला बोला है द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखो सेकेंड यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोला है। तो आपको पता है टीएफसी आपका कितना है, टीएफसी आपका 240 है, टीएफसी 240 है, और टीवीसी कितना आ जाएगा, 410 माइनस 240 करो, 7 और 4 11 का हाथ में 2 1 3 1 4 170 टीवीसी आया। हमें एवीसी निकालने बोला है, तो 170 अपॉन 2, 2 8 या 16, ये 85। तो कुछ नहीं है, देखो रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। सब फॉर्मूले बता रखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मुझे पता है कि आप लोग आराम से कर लेंगे, तो 85 इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा मार्जिनल ये था, कुछ नहीं था। हाँ ये तो सारे वही रिलेशनशिप, मैं क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं आप लोग को, ये तो देखो कर लोगे, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, देख लेना, है ना। एसी इक्वल टू क्या होता है, एएफसी क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ फर्म्स कॉस्ट फंक्शन, द प्रोडक्शन फंक्शन, द प्राइस ऑफ लेबर, टैक्सेस, द प्राइस ऑफ द फर्म्स आउटपुट। फर्म्स कॉस्ट फंक्शन का पार्ट नहीं है, डिटर्मिनेंट नहीं है, कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ फर्म्स कॉस्ट फंक्शन, सी टैक्सेस, यस टैक्सेस, टैक्सेस होगा, ये गड़बड़ था यहाँ पे। सपोज आउटपुट इंक्रीजेस इन शॉर्ट रन, टोटल कॉस्ट विल, सपोज बोला है आउटपुट इंक्रीज हो रहा है शॉर्ट रन में, तो टोटल कॉस्ट विल, टोटल कॉस्ट क्या होगा, हाँ इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट ओनली, बहुत बढ़िया, है ना, वेरिएबल कॉस्ट में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है ज्यादा, बाकी तो सारे मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, इसकी पीडीएफ जरूर मैं लगवा दूंगा आप लोग के लिए, तो ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। सही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब जितने भी कंसेप्ट पढ़ाया ना उसके बेस में ही है, देखो कुछ अलग नहीं है। अब ये क्वेश्चन कर लो एक बार फटाफट, ये क्वेश्चन कर लें एक बार फटाफट। बोला अब फॉर्म्स एवरेज टोटल कॉस्ट मतलब एसी बताया था मैंने, इज 300, एसी क्या है 300 है, जब क्यू क्या है 5 है, और यूनिट्स ऑफ एन 320, एवरेज कॉस्ट एक्स 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, तो हमें टीसी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट के लिए हमें क्या करना होता है, टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1 होता है। तो इसका तो आएगा 3 पंजे 15, 0 0, और ये 0 का 0, 6 2 12, 2 इन एंड 1 6 18 1 19, तो इससे ये माइनस करो, 0 का 0, ये 2 420, क्या नंबर है आकांक्षा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, क्या ये क्लियर है आप लोग को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से खींच लोगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें से रहता ही रहता है, तो ये सारा मैंने इसलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिए हैं, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन भी दिया है। हाँ भाई विनीत शर्मा क्लियर है, और ये क्लास देखो आराम से होगी, मार्केट चैप्टर थोड़ा बड़ा है, वो हमारा थोड़ा अच्छे से चलेगा, और भी ये भी अच्छे से चला, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ 2 सवा 2 घंटे में हो गया क्लास, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग अब दूसरा पढ़ाई भी कर सकते हो, और ये एमसीक्यू दे रहा हूँ, इसको हल्के में मत लेना, इतना भी कर लोगे, जिन बच्चों ने बिल्कुल तैयार नहीं की थी इतना कर दो बस, ठीक है। जय श्री श्याम, और अपने अपना फीडबैक दे देना कि इकोनॉमिक्स की आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी।